हेलो गाइस, हम लोग कहाँ पर थे। हम लोगों की 3 वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है, ट्राइबल इश्यूज़ को लेकर। अब हम लोग जो एंट्री करेंगे वो हमारी 4th वीडियो होगी ट्राइबल इश्यूज से रिलेटेड। लगभग 5 घंटे का मैं कंटेंट दे चुका हूँ और ये जो कंटेंट है ये स्पेसिफिकली स्टेट पीसी से रिलेटेड है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्सनली मेल लिख सकते हैं। मेरी मेल आईडी है upscforum4@gmail.com। UPSCFORUM 4@gmail.com, ठीक है। क्लियर है। चलिए अपना 4th इशू यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करने की दिशा में बढ़ते हैं, जो ट्राइबल इश्यूज मोटे मोटे तौर पे स्टेट पीसीएस में लगभग आने चाहिए, ठीक है। हम लोग एंट्री करेंगे इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ट्राइबल्स को क्या दिक्कत आती है। देखो, जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई चल रही है डेवलपमेंट की और एनवायरनमेंट की। डेवलपमेंट में मेजर तौर पे एक बड़ा वर्ग है जो डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, देश की इकोनॉमी और देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। दूसरी साइड एनवायरनमेंट की एक लड़ाई है। एनवायरनमेंट की लड़ाई लड़ने वाले काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, और काफ़ी एक बड़ा वर्ग भी है जो एनवायरनमेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। जिस एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं उसमें एक स्टेक होल्डर ट्राइबल्स का भी है, क्योंकि ट्राइबल्स का भी है। ट्राइबल्स जो हैं उन जंगलों में रहते हैं, ठीक है। ट्राइबल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फॉरेस्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलता है तो काफ़ी जंगलों को काटा जाता है, और जब ये जंगलों को काटा जाता है तो इसका ये मतलब है कि ट्राइबल्स के जंगल्स उनसे छीने जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के नाम पर, ठीक है। जब भी कोई बड़ा रिसोर्स किसी जंगल में या किसी फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, जैसे सपोज करो कोल ब्लॉक डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो कोल ब्लॉक एक जस्टिफाइड रीजन मिल जाता है गवर्नमेंट्स को कि वो वहाँ पे कोल माइनिंग करें, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुलाएं, ठीक है। और इन सब प्रोसेस में जो ट्राइबल के एक्चुअल राइट्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। ट्राइबल्स से उनके जंगल छीन लिए जाते हैं, ट्राइबल्स को रीसेटल करा जाता है, उन इलाकों से निकाला जाता है जहाँ पे खुदाई होनी है, जहाँ पे प्लांट लगने हैं। बात समझ में आ रही है। थोड़ा दूर बसाते हैं उन इलाकों से, या फिर अगर वो उस पैच पे रह रहे हैं, ठीक है, और जो साइट है वो थोड़ा दूर है, वो भी उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर जाता है। जैसे सपोज मैं बताऊं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक पर्टिकुलर साइट का डिफॉरेस्टेशन किया गया। पहले तो वहाँ इंडस्ट्री लगेगी उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर वहाँ पे जो आउटसाइडर्स काम करने आएंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, ठीक है, और भी जो स्टाफ होगा, ठीक है, फिर वो लोग रहेंगे कहाँ पे, तो अर्बन हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी, ठीक है, दुकानें आएंगी, तो एक अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ट्राइबल्स वहीं के वहीं हैं, ठीक है, या तो उनको हटा के कहीं और भेजा जाएगा, या फिर अगर वो रहेंगे तो साइड बाय साइड रहेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे नॉन ट्राइबल कॉन्टैक्ट और उनका कल्चरल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वो अपने इश्यूज निकल के आएंगे, ठीक है। तो यही पढ़ता हूँ मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अभी इस बात को ध्यान रखना कि इंडिया में जितने ट्राइबल एरियाज हैं, मैक्सिमम जो नेचुरल रिसोर्स है वो वहीं है इंडिया का, क्योंकि बाकी जगह आपने एक्सप्लॉइट कर लिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, ठीक है, तो मैक्सिमम ट्राइबल ही वहाँ है, जंगल वहाँ पर है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो बड़े बड़े वो बनी हैं, टाटा नगर हो गया, जमशेदपुर वाला, ठीक है, और काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज बनी हैं, हैवी स्टील इंडस्ट्रीज बनी हैं, ठीक है, कोल ब्लॉक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनटीपीसी के प्लांट्स बने हैं। तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ है, इग्नाइट हुआ है, उसने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करी हैं। अब सुनना इस बात को ध्यान से। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज वॉज बेसिकली डन टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज इन द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया ट्राइबल एरियाज का, राष्ट्रवाद, ठीक है। और इस राष्ट्रवाद के तले जो ट्राइबल्स हैं उनके कल्चर्स दब गए, ठीक है। देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, देश की जीडीपी को बढ़ाना है, कंट्री का एवरेज सिटीजन्स का जो इनकम लेवल है उसको बढ़ाना है, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े और हम अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे स्थापित कर सके। इस पूरी स्टोरी लाइन में जो एक स्टोरी मिस है, वो स्टोरी जो मिस है वो ट्राइबल्स की मिस है, क्योंकि ट्राइबल से पूछा नहीं गया कि इस प्रोसेस में वो कहाँ अपना रोल अदा कर सकते हैं या फिर वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया को ग्रो करना चाहिए, इंडिया ग्रो करना चाहिए, इंडिया को सुपर पावर बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इंडिया इंडस्ट्रियलाइज होना चाहिए, बट आपको एकोमोडेट भी करना चाहिए,
ठीक है, यहाँ पे जो कल्चर्स हैं ट्राइबल्स के वो उनकी फीलिंग्स के साथ एसोसिएटेड हैं। 90% ऑफ द कल्चर्स ऑफ द ट्राइबल्स जो हैं उनके इंटेलेक्चुअल माइंड में हैं। जो ट्राइबल का जो माइंड है ना, अब उसके अंदर 80 से 90% कल्चर्स रिसाइड करते हैं। बाकी का 10% कल्चर हमको और आपको दिख पाता है। ठीक है, जो हमको नहीं दिखता है वो 90% कल्चर उनके दिमाग का है, उनकी गोसाइन का, उनका सिंग बोंगा, जो ये अपने मन में ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्चर्स बनाते हैं ना ट्राइबल्स, वो कल्चर है। अब हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन करते हैं और ये फोर्सेस डिफ्यूज होते हैं चेंजेस के, ठीक है, फोर्स ऑफ डिफ्यूजन, फोर्स ऑफ इवोल्यूशनिज्म जब एंटर करता है इन ट्राइबल सोसाइटीज में, तब ये सबसे ज्यादा हिट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये मॉरली जो है ये इन लोगों के साथ सही नहीं है, ट्राइबल्स लोगों के साथ। ठीक है, कल्चर का सप्रेशन किया जाता है उनके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह कल्चर सप्रेस होते हैं। कई बार सोसाइटी काफी ज्यादा इंटैक्ट होती है, सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी का काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो सोसाइटी जो है आसानी से चेंजेस को अडेप्ट भी नहीं करती है। आगे खूब सारी स्टडी हुई है, जैसे राजेंद्र सिंह की स्टडी थी, ऑल गलिंगर की स्टडी है, मार्टिन ओरांस की स्टडी है। उसमें चेक करने की कोशिश की गई है कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन होता है तो क्या ट्राइबल्स के कल्चर सप्रेस होते हैं, क्या ट्राइबल अपनी स्वेच्छा से मेन स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्या ट्राइबल्स भी चाहते हैं कि वो डेवलप्ड हों। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। अब सुनो ध्यान से, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी लगाई गई जैसे ट्राइबल एरियाज में, एग्जांपल दे रहा हूं। एक तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ वाला, बीएसपी, ठीक है, रोयल केला स्टील प्लांट, एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट एंड सेवरल थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये खूब सारे प्रोजेक्ट्स लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां से इग्नाइट होनी स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन इज सेकेंडरी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एटलीस्ट इन द ट्राइबल एरियाज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देवर सेटअप इन ट्राइबल एरियाज ऑफ उड़ीसा, झारखंड, एमपी, बंगाल एक्सेट्रा। इसी वो पर्टिकुलर एरिया में उनको जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली इंडस्ट्रीज हैं ये लगाई गई। क्यों यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज लगाई गई? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स था, रॉ मटेरियल था इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एज अ रिजल्ट ऑफ इल प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम हैफासाट तरीके से किया गया, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं हुई। क्यों प्लानिंग किसकी? प्लानिंग इन सब चीजों की, ट्राइबल्स की लाइफ और ट्राइबल्स किस तरीके से ट्राइबल्स की दिनचर्या, ट्राइबल्स के कल्चर्स हार्म इंपैक्ट होंगे इन सब प्रोसेस से। ठीक है, इसके बारे में कोई विचार नहीं रखे गए। ठीक है, और रखे भी गए तो कमीशन के रूप में रखे गए जो समय समय पर आए। ठीक है, और इन्होंने इस बात को पुख्ता भी किया है कि ट्राइबल्स की जिंदगी किस तरीके से प्रभावित हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वो ट्राइबल जो है मीन टाइम्स में बता रहा हूँ, ट्राइबल को इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन से कुछ नहीं लेना था। ट्राइबल की जिंदगी जब तक नॉन मोनेटाइज रही है वो सेल्फ सफिशिएंट रही है, लेकिन जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन आने स्टार्ट हुए, ट्राइबल की जिंदगी जैसे जैसे मोनेटाइज होनी स्टार्ट हुई, वैसे वैसे उनके कल्चर्स जो हैं वो सेकेंडरी उनके लिए होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ट्राइबल्स के मन में सेकंड थॉट आना स्टार्ट हो गया जब ये कल्चर कॉन्टेक्स्ट बढ़ा। ठीक है, तब वो अपने कल्चर्स को भूलना स्टार्ट कर गए, भूलना नहीं स्टार्ट कर गए, डिग्रेड होना स्टार्ट कर गए। ठीक है, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में मटेरियलिज्म की भावना ज्यादा बढ़ी, मनी की वैल्यू बढ़ी, तो इस मनी के चक्कर में माइग्रेशन भी बढ़ा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले ये सब इशू नहीं थे, ये इशूज कल्चर कॉन्टेक्स्ट आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एज अ रिजल्ट ऑफ इल प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन टू नॉट बेनिफिट द ट्राइबल्स बट टू बेनिफिट द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, इल प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन किस स्तर पे बात कर रहे हैं कि उसने नेशनल इकोनॉमी को तो बेनिफिट किया, पर ट्राइबल्स को क्या बेनिफिट किया? नहीं, बहुत कम। ठीक है, कई इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने ट्राइबल्स को जॉब दी है। ठीक है, तो अपने 3rd और 4th ग्रेड में चाय पीना, वो चपरासी वगैरह वाली जॉब दी है। ठीक है, कई ने अच्छी जगह भी दी है, अगर कुछ ट्राइबल्स पढ़े लिखे हैं तो उनको अच्छी जगह पे भी बिठाया। लेकिन मोटा मोटा जो है ट्राइबल्स के साथ अन्याय हुआ है एक तरीके से। ठीक है, ट्राइबल्स के कल्चर सप्रेस हुए हैं, ट्राइबल्स में नॉन ट्राइबल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है और इसको कोई रेगुलेट नहीं किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह इग्नोर किया इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री लगती है, कैपिटल लगता है, इन्वेस्टमेंट आता है, सबको अच्छा अच्छा लगता है, पर जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उस पर कोई बात नहीं करता। एनवायरमेंट उसका हार्मफुल इफेक्ट है, ये ट्राइबल्स के कल्चर है उसका हार्मफुल इफेक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन उसका हार्मफुल इफेक्ट है, सेकेंडरी इफेक्ट्स उसके हार्मफुल इफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? चलो कोई दिक्कत नहीं। देयर बाय कॉजिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ट्राइबल्स। शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी हुआ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हुआ। तो पहले हम शॉर्ट टर्म समझेंगे, जब कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है किसी ट्राइबल एरिया में तो शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट होते हैं, और या फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो लॉन्ग टर्म उन ट्राइबल्स पे क्या इफेक्ट होता है। तो पहले शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के बारे में सुनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, शॉर्ट टर्म में एकदम से जो इम्पैक्ट आएगा ट्राइबल्स पे। इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ही सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ट्राइबल्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। ट्राइबल्स अपने होम से डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं।
किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और रिसोर्स वही है जहां ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो कर दिया ट्राइबल को डिस्प्लेस। अगर आप ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर देंगे तो वो एक नेचुरल रिलेशन बनाया हुआ बैठा था ट्राइबल्स कई सालों से। वो रिलेशन क्या था? नेचर का मैन के साथ रिलेशन, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उस मैन का उस पर्टिकुलर इकोलॉजी में जो स्पिरिट है जिसको वो मानता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उस स्पिरिट का एनवायरमेंट में जो रिलेशन है जो ये मैन मानता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये NMS कॉम्प्लेक्स उसका डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो उसके दिमाग में जो कल्चर्स हैं उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के और उसके एक्चुअल कल्चर जो उसने खुद क्रिएट किए हैं उस पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एनवायरनमेंट में, उस हार्श एनवायरनमेंट में बनाए हैं। ठीक है, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए वो डाउन द एजेस भले ही डिग्रेड हो रहे थे या फिर उनके साथ वो चल भी रहा था, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, यही तो एकदम शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है। सुनो, इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्राइबल्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम एंड कम्युनिटी सेटिंग टू मेक स्पेस फॉर इंडस्ट्री के लिए स्पेस बनाने के लिए वो लोग डिस्प्लेस कराए जाएंगे। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं तो वो डिस्प्लेस होंगे। अब हाइडल पावर प्रोजेक्ट की कहानी बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट आया था, वही अपना छोटा नागपुर वाला इलाका जो है, ठीक है, जब वो आया तो उसने प्रोजेक्ट की साइट तो छोटी थी, ठीक है, पर उस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट था वो बहुत बड़ा था। क्योंकि जब रिजर्वायर बना तो रिजर्वायर जब बना, ठीक है, तो रिजर्वायर बनने से पता क्या होता है, जैसे जैसे वाटर की हाइट बढ़ती है ना रिजर्वायर में, वैसे वैसे आजू बाजू का एरिया वो अपने अंदर समा लेता है। तो कई सारे ट्राइबल्स जो थे वो दामोदर की जो नदियां हैं, दामोदर की नदियां हैं जो मेन रिवर जिससे इन्होंने रिजर्वायर जोड़ा था, उसके आजू बाजू कई सारे विलेज थे। ऑब्वियसली भाई रिवर का सोर्स है तो फिर विलेज कम्युनिटीज अपने आप को प्रेफर करती हैं कि कहाँ बसाया जाए, नदियों के आसपास। ठीक है, तो नदियों के आसपास वो कई हजारों सालों से वहीं रह रहे थे, उनके पूर्वज वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हुआ, जब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के, तो जब इन्होंने डैम्स बनाए बड़े बड़े, जब ये डैम्स बने तो उन्होंने आजू बाजू इनके ट्रिब्यूटरीज पे जब ये डैम्स बने, रिजर्वर्स बने, तो आजू बाजू के खूब सारे गांव उन्होंने पानी में लेने थे। तो उसके चक्कर में प्रशासन भागा भागा फिरा और सारे गांव खाली करवाए, डिस्प्लेस कराए। क्या ये डिस्प्लेसमेंट में NMS कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा एडमिनिस्ट्रेशन ने? नहीं, इसकी कोई बात नहीं करता। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, हम ये चीज कर रहे हैं और इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, यही काम है इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जो ये दिखाता है कि ये जो आपने किया है ये सही नहीं है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं आज भी। ठीक है, चलो, तो कहां पे थे हम लोग? इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्राइबल्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम एंड कम्युनिटी सेटिंग टू मेक स्पेस फॉर द इंडस्ट्रीज के लिए स्पेस बनाने के लिए, हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए स्पेस बनाने के लिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेस बनाने के लिए। मतलब आपको कोई इंडस्ट्रियल सेटअप बनाना है तो आपको ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कराना है या ट्राइबल्स को हटाना है उस एरिया से, बस ये। तो हटाना, जो ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करना, उसका NMS जो कॉम्प्लेक्स है दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है, उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इवन उसका जो खुद का बनाया हुआ कल्चर वो भी खत्म है, उसकी खुद का बनाया हुआ घर एक अलग सेटअप में बनाता है, उसकी खुद की बनाई हुई कम्युनिटी सब डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये सी है। इवन देखो, ट्राइबल्स ये बिलीव करते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बिलीव करते हैं कई सारे ट्राइबल्स। ठीक है, आज भी ट्राइबल्स ये मानते हैं कि अगर उनका कोई रिलेटिव मर जाता है तो उसकी बॉडी को वो लोग अपने आजू बाजू कहीं गाड़ते हैं। जैसे कोया में मैंने आपको बताया था कि पत्थर लगाना कॉन्सेप्ट है, पत्थर लगाना कॉन्सेप्ट है, समाधि वाला पत्थर। ठीक है, तो वो ये बिलीव करते हैं कि समाधि वाला पत्थर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस पत्थर को वो सहेज के रखते हैं जिस जमीन में वो गाड़ते हैं। ठीक है, जब ये गांव डिस्प्लेस होंगे तो ये जो पत्थर लगाए थे इन्होंने अपने रिलेटिव की याद में, मानते हैं कि इसके अंदर उनका रिलेटिव बसता है, भाई उनका क्या होगा? वो कल्चर है ट्राइबल का जो बनाया है उसने। ठीक है, तो वो सब एक तरीके से पूरा साफ हो जाना है। ठीक है, ये ट्राइबल्स को बहुत मॉरली हिट करता है। डिस्प्लेस करने से उनको इतनी दिक्कत नहीं है जितना उनके कल्चर्स का छूट जाना उनके लिए ज्यादा दिक्कत करता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हुआ क्लियर। इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्राइबल्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम एंड कम्युनिटी सेटिंग टू मेक स्पेस फॉर द इंडस्ट्रीज, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, इनके लिए। डिस्प्लेसमेंट कॉजेस, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? उनका सोशल रिलेशन, सोशल स्ट्रक्चर खराब होगा कि कई ट्राइबल्स डिस्प्लेस होना पसंद करेंगे, कई ट्राइबल्स इकट्ठा रहना पसंद करेंगे, कई ट्राइबल्स टूट के शहरों की तरफ भागेंगे। बात समझ में आ रही है? उनका इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब होनी है। जो इकोनॉमिक मैन और एनवायरमेंट ने अपना रिलेशन बनाया था, उससे अपना इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ सर्वाइव करने के लिए वो कुछ हद तक गेन कर रहा था, वो डिस्टर्ब हो जाना है। पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन बनाया था, जब सोशल स्ट्रक्चर वीक करेगा तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी वीक करेगा। कल्चर तो आपका पता ही बर्बाद कर दिया। बायोलॉजिकल एनवायरमेंट चेंज करेगा तो फिर उसको दिक्कत आनी है। फिजिकल पर्सपेक्टिव उसका चेंज होगा ही होगा, जैसे मैं बता चुका हूँ कई बार। आप एनवायरमेंट चेंज करिए, आपके बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। किस तरह के चेंजेस? आप बीमार होना स्टार्ट कर जाएंगे।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि बीमार ही हो। ठीक है, देखो जो बॉडी है वो अपने आप को अडेप्ट करती है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है, और ये थोड़ा समय लेता है। ठीक है, जब आप किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो उसमें बायोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आएगा। ठीक है, पहले आप किसी पर्टिकुलर एक आइसोलेटेड एरिया में रह रहे हैं, एनवायरमेंटल एरिया में, अब आप कहीं दूसरे शहर वाले इलाके में जाकर रह रहे हैं, सरकार ने आपको बता दिया। पहले आपने उन गंदे बैक्टीरिया वायरस से आप बिल्कुल फेस नहीं किया आपने, जो जंगल में नहीं पाए जाते थे, अब आप वो फेस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वो हिट करेंगे। इम्यूनाइजेशन की ड्राइव आप थोड़ी ना पास करे होगे बचपन से, जो सरकार जो इम्यूनाइजेशन चलाती है कि हर ट्राइबल एरियाज में वो इम्यूनाइजेशन फैलता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इतने आइसोलेटेड इलाकों में रहते हैं ये, कई कई ट्राइबल्स इलाकों में इम्यूनाइजेशन होता है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई जगह नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की रीच नहीं होती है। ठीक है, विल पावर ही नहीं होती है, पॉलिटिकल विल ही नहीं होता है, ये सब है। ठीक है, ये सब डिस्टर्ब हो जाना है। दूसरा पॉइंट सुनिए, शॉर्ट टर्म में ट्राइबल्स वर गिवन कंपनसेशन इन द लीव ऑफ द लैंड। जो वो लैंड खोएंगे, ट्राइबल का लैंड जो खोएगा उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलेगा। बट सिंस दे वर यूज्ड इन बार्टर इकोनॉमी, चूंकि अब देखो कंपनसेशन जब मिलेगा रोकड़ा मिलेगा, हो सकता है जमीन मिले, हो सकता है रोकड़ा मिले। ठीक है, अब रोकड़ा जब मिलेगा उसको पैसा मिलेगा, तो कैश मैनेजमेंट में ट्राइबल्स का हाथ तंग होता है, क्योंकि कैश उसके कल्चर में नहीं है, सेविंग्स वो कर नहीं पाता, तो वो सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और सुनो, बट सिंस दे वर यूज्ड टू इन बार्टर इकोनॉमी एंड लैक्स द स्किल। देखो, बट सिंस दे वर यूज्ड टू बार्टर इकोनॉमी एंड लैक्स द स्किल्स ऑफ हैंडलिंग मनी। ठीक है, चूंकि केवल और केवल वो पहले जब आइसोलेटेड एरिया में रहते थे तो बार्टर इकोनॉमी में वो सही थे, महारत हासिल थी, वो बार्टर इकोनॉमी करते थे। ठीक है, बार्टर इकोनॉमी भी सक्सेसफुल थी जब वो ट्राइबल आपस में बार्टर करते हैं, लेकिन जब एक नॉन ट्राइबल एंटर कर जाता है तो बार्टर जो वो करते हैं ना, वो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल हो जाता है, वो मैं बताऊंगा, वो भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, जब ट्राइबल्स आपस में एक्सचेंज करते हैं ना गुड्स का, तो वो बार्टर इकोनॉमी सक्सेसफुल थी उनकी। ठीक है, लेकिन जब इनको कंपनसेशन के रूप में रोकड़ा मिला, क्योंकि ये मैनेज नहीं कर पा रही, तो सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, कभी किसी को पकड़ा दिया, किसी को पकड़ा दिया, सेविंग इनका कल्चर है ही नहीं, कैश मैनेजमेंट इनका कल्चर है ही नहीं। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए था कि कैश हैंडलिंग इनमें नहीं है। ठीक है, कैश हैंडलिंग ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप गुड्स मतलब ट्राइबल को उसको किसी काम में लगा दो, या तो ट्राइबल को जमीन दे दो इक्वली, जो लूजमान हाउस ने करी है, इस तरीके से सोचो। ठीक है, सो दे स्पेंड द मनी रेकलेसली। ठीक है, कैश मैनेजमेंट नहीं है तो रेकलेसली मनी स्पेंड करेगा, एंड आफ्टर लूजिंग लैंड एंड मनी बोथ, जमीन कहाँ चली गई? जमीन चली गई डिस्प्लेस होके, और पैसा चला गया क्योंकि उसके पास कैश मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। दे सफर्ड डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएगा वो ट्राइबल, एंड डिस्पेयर हो जाएगा। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट क्यों? यार जमीन भी गया, पैसा भी गया, मैं क्या हूँ? पहले तो मैं रह भी पा रहा था अच्छे से, अब तो मैं भूखा मर रहा हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ द ट्राइबल्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज। कुछ मैंने बताया ना, कुछ ट्राइबल्स को तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, टाटा ने काफी अच्छा काम किया इस प्रोसेस में, काबिल तारीफ है, काफी काम टाटा का काफी सही रहा है। ठीक है, इन ल्यू ऑफ दियर लैंड। ठीक है, कई ट्राइबल्स की जमीन के बदले में उनको नौकरी दे दी गई। ठीक है, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, किस तरह की नौकरी? या तो लेबरर की, या तो पियोन की, वही थर्ड और फोर्थ क्लास जॉब। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट दे सफर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब देखो, ट्राइबल जैसे कोरबा की मैं बात कर रहा था, कोरबा की में जब ये डिफोरेस्टेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस फैला छत्तीसगढ़ वाले इलाके में, तो कोरबा जो अपने आप को पहले जंगल का राजा समझता था, तो ही वॉज बीइंग कन्वर्टेड टू अ स्टेटस ऑफ अ पियोन या फिर लेबरर, और इस प्रोसेस में उसको बहुत बुरा लगा। ठीक है, इस प्रोसेस में वो बहुत बुरा लगा कि यार मैं तो जंगल का राजा हुआ करता था, बट मैं आज एक फैक्ट्री में बस मजदूर की तरह काम कर रहा हूँ। इस प्रोसेस में उसने खूब दारू पी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील हुआ उसे, और उसके बाद उसकी हेल्थ खराब हुई, और जो पॉपुलेशन है उसका, जो लिविंग मतलब कितने एज तक एक इंसान जिएगा, वो रेट कम होता चला गया। ठीक है, जैसे उनकी जो एवरेज लाइफ थी कोरबा की, वो जितना मुझे याद है 40-42 के आसपास पहुंच गई थी, जिसके चक्कर में सरकार को जब उसने डाटा कलेक्ट किया तो पता चला कि इनकी पॉपुलेशन घट रही है, डी पॉपुलेशन, क्योंकि डेथ रेट बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि किडनी लीवर सब खराब हो रहे हैं, तरह तरह की गंदी गंदी दारू वो पी रहे थे, खुद की दारू तो पी रहे थे, बाहर से जो कल्चर कॉन्टेक्ट है दारू वो भी पी रहे थे। इसका रीजन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने बताया, वो ये बताया कि कोरबा जो अपने आप को जंगल का राजा समझता था, ठीक है, ही वॉज बीइंग रिड्यूस्ड टू अ लेबरर। ठीक है, और उसके चक्कर में उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया दारू पी पी के। ठीक है, ये चीज डीएन मजुमदार ने दिखाई थी, तो वो कितनी बड़ी बात है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में डीएन मजुमदार का भी ये काम आप डाल सकते हैं। अब आ रहा है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, ये तो एकदम इंपैक्ट हुआ है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट मैंने दो डाले। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या बताया? कैश मैनेजमेंट स्किल्स का ना होना, तो लैंड और कैश दोनों का चला जाना एकदम से, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बता दिया। लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट होगा? सबसे पहला देखो, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है
द कॉज सेवरल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन ट्राइबल्स, जैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला ना कि जब आप डिस्प्लेस करेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर वीक करेगा। सोशल स्ट्रक्चर वीक करेगा तो ट्राइबल्स जो हैं वो माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे? जब उनके पास सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइग्रेट करेंगे। पहले तो वो लोग सब मिलजुल के रह रहे थे। ठीक है, जब मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेस करा आपने, तब भी वो मिलजुल के रहेंगे कुछ टाइम तक। लेकिन जब बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज टू सर्वाइवल आएगा तो फिर वो खाना ढूंढने के लिए माइग्रेट करेगा। कुछ लोग तो माइग्रेट कर जाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है, वो भूखे थोड़ी मरेंगे। जब वो माइग्रेट करेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर उनका वीक पड़ जाएगा। व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। एक सोसाइटी में के लोग आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरह का किन रिलेशंस वो शेयर कर रहे हैं, ये है। ठीक है, तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, इंडिविजुअलिज्म की भावना आएगी खूब भयानक, हिट्रोजिनिटी डेवलप होगी। हिट्रोजिनिटी कैसे? कि ट्राइबल तो हैं, रह रहे हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जहां वो डिस्प्लेस करके उनको लाया गया है, तो और नॉन ट्राइबल्स उनके साथ बसाए जाएंगे। ठीक है, तो नॉन ट्राइबल और ट्राइबल का मिलन होना स्टार्ट होगा। वो भी अलग तरह का एक्सप्लॉयटेशन है और वो भी अलग तरह का कल्चरल कॉन्टैक्ट है। ठीक है, जिसमें फोर्सेस ऑफ डिफ्यूजनिज्म एंटर करेगा। ठीक है, अब वो लोग तो नॉन ट्राइबल लोग दिवाली मनाएंगे और इनसे भी मनवाएंगे, वो लोग होली मनाएंगे, इनसे भी होली मनवाएंगे। लेकिन जब ये बंदना फेस्टिवल मनाने की बात करेगा तभी हंसेंगे। तो ये चीज है। ठीक है, और सेकुलराइजेशन आएगा। सेकुलराइजेशन मतलब कि यही है ना कि अपने ट्राइबल गॉड को ये लोग पूछते हैं, जो ट्राइबल्स हैं। ठीक है, अब इनका जो वे है ट्राइबल्स को पूछने का, जो इनको गॉड को पूछने का, वो उनको अजीब लगेगा। पर उनका जो होली और दिवाली का फेस्टिवल होगा नॉन ट्राइबल्स का, वो अपना अच्छा मानेंगे और इनसे भी वो करवाएंगे। कहेंगे तुम भी दिवाली में दिए जलाओ, तुम भी दिवाली में अपने घर में लाइटें जलाओ, इस तरह की भावना। और ये होता है फोर्स्ड एनकल्चरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोर्स एनकल्चरेशन। मतलब जब दो कल्चर्स आपस में नजदीक आते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों कल्चर बराबर होंगे तो क्लैशेस होते हैं, ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट कब आता है दो सोसाइटीज में? तब दोनों के सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। ठीक है, और दोनों में इथनोसेंट्रिक व्यू है, तब ये कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इनमें से एक भी कल्चर डोमिनेट कर रहा है, बड़ा है, एक कल्चर बड़ा है, भले ही उसका सोशल स्ट्रक्चर वीक हो, वो कल्चर बड़ा है। जब वो कल्चर बड़ा है तो छोटे वाले कल्चर पे वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, बोथ आर कैरिंग। मैटर नहीं करेगा सोशल स्ट्रक्चर जो वो कैरी कर रहे हैं, पर कल्चर का डोमिनेंस जो है वो इस कल्चर पे हावी हो जाएगा, छोटे कल्चर पे, और यही होता है। ठीक है, अब आप इसको मैं एग्जाम्पल के समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि हिंदू सोसाइटी में काफी लोग रह रहे हैं, अगर उसमें से एक मुस्लिम घर होगा, ठीक है, तो वो मुस्लिम घर भी कोशिश करेगा कि वो भी दिवाली में अपार्ट ना दिखे, वो भी दिए लगा ले, दिए नहीं तो मतलब लाइट तो लगा ही लेगा, और पटाखे भी फोड़ेगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब होता है फोर्स एनकल्चरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन जब उसकी ईद आएगी तो वो केवल वही ईद बनाएगा और कोई ईद नहीं बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये होता है, आप अपने आजू बाजू देखो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है, पर इसको इस वे में मत देखना कि ये कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, इंसान अपनी मर्जी से कर रहा है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, हाउएवर दीज इफेक्ट्स आर नॉट सेम ऑन ऑल। ये जो इफेक्ट है ना, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, हेट्रोजिनिटी, सेकुलराइजेशन, ये इफेक्ट हर जगह सेम नहीं है। द ट्राइबल्स अराउंड द इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखो ये आगे मैं केस स्टडी समझाऊंगा कि जरूरी नहीं है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो सोशल स्ट्रक्चर वीक पड़ जाएगा, जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो कल्चर एकदम लूज हो जाएगा। वो सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि हाउ इट परसीव्स, कि वो किस तरीके से, क्या वो सोशल चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्या वो कल्चर्स को सप्रेस करवाने के लिए रेडी है, क्या वो अपने कल्चर्स को सुप्रीम समझते हुए भले कितना भी प्रोटेस्ट हो उसको फॉलो कर सकता है, ये है। ठीक है, सुनो, however these effects are not same on all the tribals around the industries. In fact, these 4 effects on the tribals, कौन कौन से 4 effects बताए? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, समझ आ गया? इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या हो गया कि मतलब पहले तो कलेक्टिविज्म की भावना थी, लेकिन जब मार्केट इकोनॉमी एंटर करेगी, कॉमर्शियलाइजेशन एंटर करेगा, मनी वैल्यू एंटर करेगी, तब इंडिविजुअलिज्म भावना आएगी, सेविंग का कल्चर आएगा कि सबसे ज्यादा मैं सेव करके रखूं। हिट्रोजिनिटी, ठीक है, बात समझ में? हिट्रोजिनिटी मतलब आपस में साथ साथ रह रहे हैं। सेकुलराइजेशन, समझ रहे हैं कि जो रिलीजन है उसको सेकुलराइज कर रहे हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे। ठीक है, ये जो 4 इफेक्ट्स हैं डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कल्चरल ट्राइबल नीड्स। ठीक है, ट्राइबल नीड्स पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल सोसाइटी पे डिपेंड करेगा, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंडली ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, जो ट्राइबल रह रहा है, ठीक है, अब ये सोसाइटी है ट्राइबल सोसाइटी और आजू बाजू इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। अगर ये सोसाइटी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मान रही है तब तो ये अपने कल्चर्स के साथ प्रिजर्व करके रह रही है आराम से, और इससे कल्चर में अपने आप को प्राइड फील करती है। लेकिन अगर इस सोसाइटी के मेंबर्स की नीड्स चेंज होनी स्टार्ट हो जाए ड्यू टू फोर्सेस ऑफ डिफ्यूजनिज्म और ड्यू टू फोर्सेस ऑफ चेंज, बात समझ में आ रही है?
मतलब यहाँ के बच्चे बाहर वाले बच्चों को देख के बोलेंगे यार इनके पास तो फोन है मैं भी लूंगा, इनके पास तो टीवी है मैं भी लूंगा। तो धीरे धीरे करके इनकी कल्चर नीड्स इनके सोसाइटी के कल्चर्स को चेंज करना स्टार्ट करेगी। यही तो है, समझ में आ रहा है, यही चीज है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हावी हो जाता है चारों तरफ, तो ये फोर्सेज ऑफ चेंज ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जो सोसाइटी को पेनिट्रेट करते हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन छोटे लेवल पे है, बहुत कम लेवल पे है, तब तो ये कल्चर्स नीड्स जो हैं इतने स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ चेंज नहीं होंगे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत खतरनाक लेवल पे आ गया है, जगह जगह दुकानें खुली पड़ी हैं, ठीक है, जगह जगह बच्चे फोन लेके घूम रहे हैं, लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, ठीक है, जगह जगह बच्चे जो बच्चे हैं चश्मा पहन रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं, ठीक है, तब इनको अपना जो कल्चर है ना वो बेकार दिखने लगेगा, जो यहाँ के कल्चर वाले बच्चे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज आ जाती है। तो बस जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये जो चारों चीजें हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आए होगा तब आएंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की और ये कल्चरल नीड्स क्या है सोसाइटी की। इतना क्लियर हुआ? चलो, अब एलपी विद्यार्थी ने 1970 में स्टडी करी थी। एलपी विद्यार्थी कौन? एलपी विद्यार्थी भगवान हैं इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के। इन्होंने हमको बताया था कि हमारी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जो है एफसीए में क्लासिफाइड है। किताब का नाम क्या था? द राइज ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। एफ बोले तो फॉर्मेटिव फेज, सी बोले तो कंस्ट्रक्टिव फेज, ए बोले तो एनालिटिकल फेज। फॉर्मेटिव फेज कब स्टार्ट हुआ था बताओ? 1774 से 1919 तक। कंस्ट्रक्टिव फेज कब स्टार्ट हुआ था? 1919 से 1940 तक, 1949 तक। और एनालिटिकल फेज 1949 से लेकर आज तक चला रहा है। अब मुझे बताओ फॉर्मेटिव फेज में कौन कौन था? बताओ सर हर्बर्ट रिस्ले और एस सी रॉय, ठीक है। हर्बर्ट रिस्ले की किताब का नाम बताओ, बोलो। द ट्राइब्स ऑफ बंगाल, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, सन 1891। और दूसरी किताब बताओ, दूसरी किताब कौन सी थी? द पीपल ऑफ इंडिया। और पीपल ऑफ इंडिया 1915 में लिखी थी। द किताब वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ट्रेन द फ्यूचर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। आईसीएस ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए वो किताब का इस्तेमाल किया गया था। अब बताओ मुझे कंस्ट्रक्टिव फेज में कौन कौन था? डीएन मजुमदार और डीएन मजुमदार थे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने ये बताया इसमें दो आदमी थे ना फॉर्मेटिव फेज में। फॉर्मेटिव फेज में एक तो सर हर्बर्ट रिस्ले हो गए, दूसरा आदमी कौन था? दूसरा आदमी कौन था? फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन इथनोग्राफी, सर एस सी रॉय, शरद चंद्र रॉय, ठीक है। शरद चंद्र रॉय ने किस किस पे रिसर्च कर दी? मॉब एज की बताया था मैंने आपको, मुंडा, ओरांव, बिरहोर, हिलभुइयां, खड़िया, याद हो गया, ठीक है। ये मैंने लेक्चर में करा चुका हूं सारा, मॉब एज के कराया था, ठीक है। उसके बाद एक पे वो काम करना चाह रहे थे पर करने से पहले मर गए थे। क्या था वो? हो ट्राइब पे काम करना चाहते थे, हो ऑफ छत्तीसगढ़। तो एस सी रॉय के स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्होंने ये काम पूरा करा था। वो कौन थे? डीएन मजुमदार। तो डीएन मजुमदार किस फेज के हैं बताओ? कंस्ट्रक्टिव फेज के हैं। डीएन मजुमदार कंस्ट्रक्टिव फेज के हैं। डीएन मजुमदार 1928 में लखनऊ पहुंचे थे और 1954 तक उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। किस चीज में? 1952-54 तक कि मेरे को अपने को लखनऊ यूनिवर्सिटी में एचओडी बनना है, ठीक है। उस प्रोसेस में उन्होंने खूब काम किया। उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने हो ट्राइब पे काम किया, हो अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, हो किताब लिखी थी, ठीक है। और इनकी जो डीएन मजुमदार है ये किसके अंदर ट्रेन हुए थे? ये फंक्शनलिज्म में ट्रेन हुए थे। किसके अंडर ट्रेन हुए थे? मेलिनोस्की के अंडर ट्रेन हुए थे। इन्होंने फिर क्या किया? जब ये वापस इंडिया में लौटे, मेलिनोस्की कहाँ पढ़ा रहा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, ठीक है। जब ये इंडिया पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या काम किया? हो ट्राइब वाला काम पूरा किया, ट्राइब इन ट्रांजिशन। फंक्शनलिज्म में ट्रेन होकर सोशल चेंज पे बात कर रहे थे, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। और क्या काम किया उन्होंने? केएमके का काम किया। केएमके बोले तो कोरबा ऑफ छत्तीसगढ़, पता चुका इंडस्ट्रियलाइजेशन में। एम बोले तो मोहाना विलेज ऑफ लखनऊ, और फिर के कानपुर सिटी। तो इन्होंने स्कोप को बढ़ा दिया। और इन्होंने ये भी बोला मजुमदार साहब ने कि इन द नेम ऑफ कल्चर वी कैन नॉट लीव ट्राइबल्स टू लिव इन आइसोलेशन और इन मिजरी। वो कोन्याक नागा वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। उसके बाद जो दूसरा नाम है डॉक्टर बैरी एल्विन, ये आए थे कहाँ से? ये ब्रिटेन से आए थे, क्रिश्चियन मिशनरी। नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे थे, फिर इनका दिल पिघल गया था और फिर ये छोटा नागपुर प्लेटू में रिसर्च करना स्टार्ट करे थे। इन्होंने हिल बैगा और प्लेन बैगा की केस स्टडी डालना, और इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट कौन कौन से दिए थे? नेशनल पार्क और लॉस ऑफ नर्व, ठीक है। और किताब का नाम द फिलोसॉफी ऑफ नेफा। 5 टाइप से इन्होंने भी काम किया था। कोड बताया था BAMMS, याद है, ठीक है। बैगा, असुर, याद होगा तुम्हें, ठीक है। मूर्या गुण वगैरह, क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो एनालिटिकल फेज में, उसमें तो लंबी लिस्ट थी, जिसमें एलपी विद्यार्थी हो गया, MN श्रीनिवास हो गए, SC दुबे हो गए, ठीक है, NK बोस हो गए, ठीक है, चट्टोपाध्याय हो गए हमारे, तारक चंद्र दास हो गए, ठीक है, हेमेंडॉर्फ। तो हेमेंडॉर्फ मतलब एक तरीके से एनालिटिकल फेज में आप डालेंगे, आप डाल दीजिएगा हेमेंडॉर्फ को, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के ये जो स्टोरी लाइन जो थी ना, ये एलपी विद्यार्थी समझा गए थे। अब सुनो, एलपी विद्यार्थी ने 1970 में स्टडी करी थी द इफेक्ट ऑफ HEC।
HEC एक इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट था हटिया में, ठीक है, और ही फाउंड दैट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ट्राइबल ऑफ हटिया है दे हैव बिकम सोशली डिसऑर्गेनाइज्ड। जो 4 रीजंस दिए थे ना, 4 जो इफेक्ट थे लॉन्ग टर्म इफेक्ट, सबसे पहला सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंडिविजुअलिज्म, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, सेकुलराइजेशन भी है और एक हिट्रोजिनिटी है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पे इन्होंने दिखाया HEC में, HEC द ट्राइब्स ऑफ हटिया हैव बिकम सोशली डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब उनका सोशल स्ट्रक्चर वीक हो गया और ट्राइबल्स जो हैं दूर दूर जा रहे हैं, उनका नेटवर्क बहुत वीक हो गया है। पहले मैटर करता था किन रिलेशंस, अब मैटर कम कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं क्योंकि मनी आ गया है, ठीक है। सेकुलर हो गए हैं, ठीक है। अब पहले अपने ट्राइबल गॉड्स को बहुत ज्यादा मानते थे, अब थोड़ा सेकुलर हो गए हैं, ठीक है। अब इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, अपने भी गॉड को सामने वाले गॉड को भी। एंड हिट्रोजिनस हो गए हैं, ठीक है, हिट्रोजिनस हो गए हैं। क्लियर हो गया? हिट्रोजिनस मतलब कि ट्राइबल नॉन ट्राइबल कॉन्टेंट काफी ज्यादा हो गया। तो ये चारों चीजें इन्होंने दिखा दी हटिया ऑफ ट्राइबल्स ऑफ हटिया में, और ये HEC प्रोजेक्ट के आने की वजह से हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ो, सरकार की एक स्टडी है इन द स्टडी ऑफ बोकारो, बोकारो है ना, याद आ गया, एंड TR शर्मा इन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टाटा स्टील प्लांट ऑफ जमशेदपुर, ठीक है। दे हैव सपोर्टेड द विद्यार्थी व्यू, ठीक है। इसमें डाल देना कि सरकार की स्टडी है बोकारो स्टील प्लांट में और बोकारो में, और TR शर्मा की स्टडी है। सरकार डबल F से याद करो, सरकार एंड शर्मा इन्होंने LP विद्यार्थी के पॉइंट को सपोर्ट किया और इन्होंने ये बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो चारों चीजें होती हैं। वो चारों चीजें कौन सी? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, हेट्रोजिनिटी एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। याद हो गया? देखो एक पिक्चर आई थी हिस, HISS, हिस याद है, ठीक है, मल्लिका शेरावत की, ठीक है। तो उससे याद कर लो, H से हिस, HISS, H से हेट्रोजिनिटी, I से इंडिविजुअलिज्म, S से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और S से सेकुलराइजेशन, ठीक है। ये हिस याद कर लेना, कोई दिक्कत हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो ये चारों पॉइंट डालना, ऐसे बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाना और चारों पॉइंट खींच देना, क्योंकि इस पॉइंट को LP विद्यार्थी भी बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रहे हैं और शर्मा भी बोल रहे हैं। शर्मा कौन? TR शर्मा, ठीक है। सरकार को मैंने आपको नेगेटिव की डिबेट में समझाया था, सरकार क्या बोले थे याद करो, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। ऑन द अदर हैंड सम स्टडीज प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ ने बोला ये चेंजेस होते हैं, कुछ ने बोला नहीं होते हैं चेंजेस। देखो चेंजेस कब नहीं होंगे मैंने आपको बताया, ठीक है। या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक हो, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ट्राइबल सोसाइटी है, उसके चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अगर ये चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ये वीक हुआ तो ये जो फोर्सेस ऑफ चेंज जो डिफ्यूज करेंगे सोसाइटी में वो वीक होंगे, तो ये सोसाइटी इंटैक्ट रहेगी क्योंकि वो पहले से इंटैक्ट चली आ रही है, ठीक है। ये सोसाइटी अगर आपको चेंज करनी है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करो। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुए तब ये फोर्सेस ऑफ चेंज एंटर करेंगे, तब ये सोसाइटी चेंज करेगी, ठीक है। एक रीजन और है, क्या सोसाइटी चेंज होने के लिए रेडी है? अगर सोसाइटी की जो कल्चरल नीड्स हैं वो चेंज होंगी तो सोसाइटी चेंज होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अगर सोसाइटी रेडी नहीं है चेंज होने के लिए, ले आओ भाई जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहते हो, बहुत मुश्किल होगा चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर सोसाइटी के नीड्स बहुत ज्यादा कल्चरल चेंजेस के लिए वो तत्पर है, कल्चरल नीड्स वो चेंज कर रही है, तो कम इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर हुआ? बस इसको भी रट लो भाई, PCS में काम कर जाएगा, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। चारों पॉइंट डालना इंडस्ट्रियलाइजेशन में, सोशल अपना हिस्स याद रखना, हेट्रोजिनिटी, इंडिविजुअलिज्म, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सेकुलराइजेशन, बस, ठीक है। अब मैं जो तीनों पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ऑन द अदर हैंड सम स्टडीज प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे 3 स्टडीज हैं, गलिंगर की स्टडी है, राजेंद्र सिंह की स्टडी है और मार्टिन ओरांस की स्टडी है, ठीक है। ये नोट्स में से निकालो, ठीक है। देखो अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे अभी इस पूरे जो हमारा चल रहा है ये अपना ये मेंस का एडवांस प्रोग्राम जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, इसमें टोटल मिला के 26 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं नोट्स दे रहा हूँ इंडिविजुअली आपकी मेल ID पे, ठीक है, और लगातार पहुँचते जा रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 के मैं सारे नोट्स आपको दे चुका हूँ, जितना आप याद करना है आपके पास है अभी भी, ठीक है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अगर नोट्स को याद करने में दिक्कत हो रही है तो समझ लें, एक बार देख लें, और जो बिहाइंड द लाइन चीजें हैं उनके दिमाग में रहेंगी, ठीक है। पेपर आपका हो जाएगा अच्छा, ठीक है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बस आपको फॉलो करना है जो है, ठीक है। ये खत्म करने के बाद, ठीक है, आपको मैं पेपर 1 भी पूरा खत्म करा रहा हूँ, और नोट्स आपके पास सारे पहुंच चुके हैं। मेरे नोट्स मैंने आपको पहले इसलिए दे दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है, आप भी जानते हैं, ठीक है। बशर्ते मैंने आपसे क्या लिया है, बस आपका नाम लिया है कि आप पेपर लिख रहे हैं मेंस का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई व्यू कर रहा है जो इस बार का मेंस लिख रहा है, ठीक है, बिहार PCS और UP PCS का, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये प्रूफ देना है दैट यू आर राइटिंग मेंस,
हमारे सारे नोट्स केवल स्टेट पीसीएस लेवल के, ठीक है, आप तक पहुंच जाएंगे मेल के जरिए, ठीक है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो मेंस बच्चा लिख रहा है उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। जब तक हम लोग ओआरएन में काम करते थे हम लोग करते थे ये, ठीक है। अब ये लॉकडाउन चल गया है इसीलिए मैं वीडियो पे आ गया हूँ, ठीक है। ओआरएन में काफ़ी लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी में, 3 इंस्टीट्यूट्स में था मैं, ठीक है। चलो वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा अपनी, ठीक है। क्योंकि ये अगर स्टोरी अभी बता दूंगा तो आप लोग एकदम पूरा ये फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी बोलूंगे वो मानना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको जज करना है, ठीक है। यू आर नॉट हेयर टू ब्लाइंडली फॉलो अ टीचर, ठीक है। आप मेरे नोट्स हैं, आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, ठीक है। आप अपना दिमाग भी लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है। हम आपको बस एक रेफरेंस लाइन देंगे, जैसे मैंने आपको बोला एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कि द सब्जेक्ट इज वेरी शॉर्ट, सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। हमने इसे बड़ा बना दिया है, टीचर्स ने बड़ा बना दिया है, कंटेंट देने वालों ने बड़ा बना दिया है। एक टेलीग्राम पे एक चैनल है भाई, वो इतना कंटेंट दे रहे हैं, इतना कंटेंट दे रहे हैं कि मतलब ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत ही छोटा है भाई, ठीक है। हम लोगों ने 20-20 दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया है, ठीक है। 6 घंटा हम लोग क्लास लेते थे, ठीक है। 20 ज़्यादा टाइम नहीं लगता था भाई, छोटा बैच होता था, ठीक है। 20 डेज के अंदर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट करते थे और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी खत्म करते थे, ठीक है। फिर जो पेपर 1 है उसको 12 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता, 12 दिन के अंदर खत्म है पेपर 1। और पेपर 2 जो है वो 7 दिन के अंदर खत्म हो जाता है विद आंसर राइटिंग, ठीक है। अब इसको फैकल्टीज लोग क्या करते हैं, ओआरएन मैंने देखा है, ठीक है, और भी जगह देखा है, साउथ इंडिया में देखा है, वो लोग काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। कोई गलत बात नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ाना, बट एक्स्ट्रा पढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, जो मोटी मोटी बातें बच्चों को आंसर में लिखनी चाहिए वो छोड़ देता है, ठीक है। भाई आंसर आ कितना रहा है, 200 वर्ड का, 250 वर्ड का, ठीक है। अब इसमें थोड़ी ना तुम पूरी महारत लिखोगे, ठीक है। बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद लिखो, और उसके बाद तुम्हें जानना है तो किताबें हैं ना, तो ढूंढो अपने आप, ठीक है। देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो अच्छी फैकल्टी से बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गांव में बच्चा है, गरीब बच्चा है, जिसको बहुत दिक्कत है और ऑप्शनल वो क्यों नहीं डिसाइड कर पाता है, क्योंकि कंटेंट नहीं होता है। एंथ्रोपोलॉजी में तो ये है कि कोई कंटेंट देने के लिए, डिलीवर करने के लिए राइट अवेलेबल ही नहीं है। अभी वीडियोस लोगों को मिल जाती हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, पर वो बहुत एग्जॉस्टिव होती हैं यार, और गांव का बच्चा प्रॉपर हिंदी के बिना समझ नहीं पाता है, ठीक है। अभी हम लोगों के साथ काफ़ी गांव के बच्चे जुड़ गए हैं, जो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आंसर्स भी लिख रहे हैं, ठीक है। बस मेरा यही है कि पीसीएस मैंने इसलिए अभी पकड़ा क्योंकि गांव का बच्चा डायरेक्ट पीसीएस ही देता है, ठीक है, यूपीएससी को बाद में सोचता है, ठीक है। थोड़ा सा ये फायदा हो जाए, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, तो भाई ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही मेरा इसमें जो प्रोग्राम जो करा रहे हैं इसका इतना ही मोटो है। अभी आपके पास मुश्किल से मैं 5 या 6 वीडियोस यहाँ लॉन्च करूँगा, उसके बाद क्योंकि ये वीडियो सारी रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अभी भी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये वीडियोस आपको अभी तो मैं 7-8 यहाँ पोस्ट करूँगा, बाकी आपके साथ मेल पे जाएंगी, क्योंकि जो वो होता है ना अपना वो क्या कहते हैं उसे, गूगल ड्राइव से शेयर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो 6-7 वीडियो में यहाँ डाल दे रहा हूँ, उसके बाद बची हुई जो वीडियोस है ना, टोटल मिला के 20 से ज़्यादा वीडियो नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। 40 घंटा बहुत है कुछ कंटेंट ऊपर नीचे लगाने के लिए, ठीक है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मैं आपको 10 आवर्स की वीडियो दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इतना टफ नहीं है, ठीक है। 10 आवर्स में आपका सफिशिएंटली आप उसको देखिए, ठीक है। आप एक क्वेश्चन कर लेंगे एटलीस्ट स्टेट पीसीएस में, ठीक है। घबराना नहीं है, उसको देख के जाइए। अगर आपको फिजिकल नहीं देख आ रहा है, मैं सारी बातें कवर कर दूंगा, उसके 10 घंटे से मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला आप लोगों का। उसको देखिए जब आपके पास टाइम मिले तो, ठीक है। अगर आपका फिजिकल सही है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता, जिनको दिक्कत है, वो देख लीजिए उसे, ठीक है। आपको मैं थॉट करा चुका हूँ, थॉट वहीं से देखिए, क्योंकि थॉट को एग्जॉस्टिवली पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो मैं करा रहा हूँ, ये पेपर 2 खत्म करा रहा हूँ और एकदम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं लगना इसमें, ठीक है। और रही बात अपनी ये मैरिज, फैमिली, किनशिप, ठीक है, ये तो आप सब लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। रही सही मैं आपको कंटेंट दे ही चुका हूँ, ठीक है। तो बस टोटल मिला के 20 वीडियो होने वाली हैं और 20 वीडियो को आप पढ़ के जाइए, आपका नंबर बढ़ेगा, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द अदर हैंड सम स्टडीज प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले गलेंगर ने बोला, गलेंगर फाउंड दैट इन छोटा नागपुर एरिया अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट में गलेंगर ने काम किया था 62-63 में, यही, ठीक है, 62-63 में एनालिटिकल फेज के थे भी। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया, छोटा नागपुर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इन्होंने ये बोला कि इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग मोर सेकुलर
ट्राइबल्स आर बिकमिंग मोर रिलीजियस। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो इंडस्ट्रियल एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा और ट्राइबल सोसाइटीज का अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। तो जैसे जैसे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ठीक है, ट्राइबल्स का, और उसी प्रोपोर्शन में जो ट्राइबल्स हैं वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने कल्चर्स में सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के लिए वो अपने आप को ज्यादा रिलीजियस बना रहे हैं अपने कल्चर्स को लेकर। ठीक है, क्यों? ताकि उनका कल्चर लूज ना हो जाए। ये दिखाया गलिंगर ने छोटा नागपुर में। ये भी कितनी बड़ी बात है, जस्ट अपोजिट ऑफ एलपी विद्यार्थी टी.आर. शर्मा एंड सरकार। ठीक है, तो 1962-63 में ही फाउंडेड छोटा नागपुर एरिया अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग मोर सेकुलर एंड ट्राइबल्स हैव बिकम मोर रिलीजियस टुवर्ड्स देयर कल्चर्स बिसाइड देयर ट्राइबल डाइटीज। ट्राइबल ऑफ छोटा नागपुर वर्शिप नॉन ट्राइबल डाइटीज ऑल्सो। देखो, गलेंगर ने ये तो दिखा दिया कि अपने कल्चर के प्रति ज्यादा वो स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक चीज और दिखाई, उन्होंने ये बोला कि वो अपनी ट्राइबल डाइटीज की पूजा तो कर ही रहे हैं अपने कल्चर को लेके। ठीक है, साथ में कुछ ऐसी चीजें भी वो कर रहे हैं, जैसे मैं भी भारत में देखेंगे, जो उनके कल्चर में नहीं था। अब ये कैसे हुआ? देखो, शंख बजाना ये तो एक हिंदू कल्चर का है। ठीक है, मैंगो लीफ हिंदू कल्चर में है। अब जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर वो अपने कुल देवता की पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा में ये सब चीजें लेके आ रहे हैं। ये मैं भी भारत में देखना मिल जाएगा आपको। ठीक है, 35th एपिसोड है शायद, 35th या 38th, पता नहीं, मैं बता दूंगा आपको जब मैं भी भारत कराऊंगा। ठीक है, अगर आप अपनी डाइटी की पूजा कर रहे हैं तो आप जो अपना ये है ना, जो हिंदू गॉड्स हैं, जो नॉन ट्राइबल के गॉड्स हैं, जो नॉन ट्राइबल में जो वर्शिप में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आप अपने कल्चर को लेकर तो सब सचेत हो गए हैं, अपने कल्चर में अपने गॉड्स को लेकर सुप्रीम रख रहे हैं, सुप्योरिटी रख रहे हैं गॉड को। ठीक है, लेकिन आप उस प्रोसेस में कुछ चेंजेस को भी अपने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, सेकुलराइजेशन कब होता है? सेकुलराइजेशन कब होता है? नॉन रिलीजियस हो जाना पूरी तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां पे आप रिलीजियस हुए जरूर हैं, ठीक है, पर आपने क्या किया है, आपने बाहर के कल्चर्स को उठाया है। ठीक है, बाहर की सिंबॉलिक चीजों को उठा के अपने कल्चर्स में जोड़ा है। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह, ठीक है, ये गलेंगर की स्टडी मत डालना। ठीक है, क्यों नहीं डालना? क्योंकि इसको आप समझा पाने में दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आपने ऊपर वाली स्टडी डालना एलपी विद्यार्थी टी.आर. शर्मा सरकार की। ठीक है, वो चारों चीज समझाना। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे भी रहे हैं जैसे राजेंद्र सिंह वगैरह, जिन्होंने इसके जस्ट अपोजिशन में पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, छोटे छोटे फीडर्स डालना बस, इससे ज्यादा नहीं। राजेंद्र सिंह ने स्टडी करी पटराटू थर्मल पावर प्लांट की। कहाँ की? पटराटू थर्मल पावर प्लांट। नोट्स में देखिए, ही फाउंड दैट देयर वाज नो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, कोई सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, इन द ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे पहले किन रिलेशंस थी, आज भी उसी लेवल पे किन रिलेशंस हैं। ठीक है, समाज में सोशल नेटवर्क उतना ही स्ट्रेंथन है, राजेंद्र सिंह ने दिखाया पटराटू थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, तो ओ गलेंगर ने सेकुलराइजेशन को अवॉइड किया, सेकुलराइजेशन नहीं हुआ है। राजेंद्र सिंह ने किसको? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड किया। तो हिस वाला याद है ना। अब एक मार्टिन ओरांस है, इन्होंने बोला है ही शोड दैट ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर इनिशियली बिकेम इंडिविजुअलिस्टिक। पहले तो वो इंडिविजुअलिस्टिक बने बट टू प्रोटेक्ट दियर ट्राइबल इंटरेस्ट, पर बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि हमको अपने ट्राइबल इंटरेस्ट बचाने हैं, फिर उन्होंने अपने ट्राइबल कल्चर को असर्ट करने के लिए दे बिकम कम्युनिटी माइंडेड, अपने कल्चर, अपने कम्युनिटी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। हुआ ना? देखो, जितने भी नेता होते हैं, ठीक है, अब स्टार्टिंग में तो थोड़ा इंडिविजुअलिज्म उनके अंदर आता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? उसके बाद वो अपने कम्युनिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं जब वो नेतागिरी में करना उतरते हैं। ठीक है, एक एम्बिशन किसी भी इंसान को पॉलिटिशियन बनाती जरूर है। जब वो पॉलिटिशियन बनता है तो उसको अपने पोजीशन को रिटेन करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कम्युनिटी में से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज है। बकवास बोली मैंने, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। बस इस चीज को याद रखना कि मार्टिन ओरांस को ही शोड दैट ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर इनिशियली बिकेम इंडिविजुअलिस्टिक। पहले तो वो इंडिविजुअलिस्टिक बनेंगे, बाद में जब उनको रियलाइज होगा कि उनके ट्राइबल कल्चर्स लूज हो रहे हैं तो वो कम्युनिटी माइंडेड बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअलिज्म को नकार दिया। तो हिस्स ठीक है, लास्ट के 3 सेकुलराइजेशन किसने हटाया? गलेंगर ने। इंडिविजुअलिज्म हटाया मार्टिन ओरांस ने। सोशल डेवलपमेंट राजेंद्र सिंह ने। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। दो द अबव स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सुनो बस ध्यान से, दो द अबव स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेजेंट्स अ मिक्स्ड पिक्चर ऑफ प्रोज एंड अगेंस्ट द व्यू ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट, बट प्रैक्टिकली because of wrong policy of industrialization the effect of large scale industrialization have been harmful for the tribals. कोई दिक्कत? In fact, to provide employment
एंड टू रेज द इनकम ऑफ द ट्राइबल्स अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर आपको ट्राइबल्स के लिए कुछ अच्छा करना है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करिए, बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन मत होने दीजिए। ठीक है, अगर हो रही है नेशनलिज्म के उसमें मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए और इकोनॉमी के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए अगर आप बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई गलत नहीं है, पर ट्राइबल्स के कल्चर्स को बचाने के लिए आप काम करें। ठीक है, बात समझिए। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही है तो आप कोशिश करिए कि छोटे लेवल पर करें। ठीक है, और उस छोटे लेवल के इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन ट्राइबल्स के एनएमएस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें, तो यही काम एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेगा। ठीक है, तो रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ बातें बता सकता है जिससे उन पर्टिकुलर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के कल्चर्स उस प्रकार से सप्रेस ना हो जिस प्रकार से आज हो रहे हैं। ये बात है, क्लियर हुआ? तो सुनो, इनफैक्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट दीजिए उन्हें, एंड टू रेज द इनकम ऑफ द ट्राइबल्स अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द ट्राइबल्स। ठीक है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन मस्ट बी इन ट्यून विद देयर एनएमएस कॉम्प्लेक्स। कई बार ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करेंगे आप, जब आप डिस्प्लेस करेंगे तो आप उन ट्राइबल्स को अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज में नहीं जोड़ सकते हैं तो छोटी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट कीजिए और वो छोटी इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके एनएमएस कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेटेड करके वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करिए। ठीक है, और वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए अगर आप चाहते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड स्ट्रेंथन हो, ऊंचा उठे और उनकी सोसाइटी के खुद के इश्यूज सॉल्व आउट हो जाए। इतना क्लियर हुआ? इन ट्यून विद एनवायरमेंट, जो नेचर होना चाहिए किसका, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ये किसके उसमें होना चाहिए, इट शुड बी इन ट्यून विद देयर एनवायरमेंट, सोशल लाइफ एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है, अब ये कैसे? ठीक है, जैसे ट्राइबल्स जो हैं इन्हें महारत हासिल है एक पर्टिकुलर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, वो कलेक्ट करने में महारत हासिल है। जैसे मैं बात करता हूँ, बिरहोर रस्सी बनाता है, रोप मेकर। ठीक है, तो वो रस्सी का सामान उठा के लाएगा जंगल से, तो आप क्या करिए, आप कॉमर्शलाइज कर दीजिए। जैसे आप एक छोटा सा इंडस्ट्री बनवाइए, वहां पर उनसे रस्सी बनवाइए, रस्सियों का नेट बनवाइए, चारपाई बनवाइए रस्सियों की, बात सुन मारिए, या फिर रस्सियों के झूले बनवाइए। ये छोटा स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने स्मॉल स्केल लेवल पर कर दिया, पर ये किसके साथ है, उनके कल्चर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे इनकी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है, वो सीप डाउन करेगा, वो मार्केट इकोनॉमी का भले वो हो रहे हैं, लेकिन उनमें इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट कैसे रहेगा, जो वो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे। ठीक है, और कुछ वैल्यू एडिशन से ज्यादा कमा के अपनी सोसाइटी को ज्यादा दे पाएंगे, जिससे उनकी सोसाइटी के इश्यूज सॉल्व होंगे। ठीक है, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बच्चों में एजुकेशन आएगी, बच्चों में रैशनल थिंकिंग आएगी, तो वो आगे जाकर डिसाइड करेंगे कि कौन सा कल्चर रखना है, कौन सा कल्चर नहीं रखना है। बात क्लियर है? यही तो है सोशल एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी। ठीक है, अगर बच्चे इलिटरेट रह गए फिर तो आप उनके पास थोप ही सकते हो, ये करो या ये ना करो, उनको खुद को सोचने की एबिलिटी दो ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं, उनके अंदर खुद में सोचने की एबिलिटी कहां से आई, 90% लिटरेसी है। IIM अहमदाबाद से MBA करके लौटा हुआ बंदा अगर कल्चर के साथ रहकर खुश रह रहा है तो वो सही है, कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब एग्जांपल मैं दे रहा हूं एक, कॉटेज इंडस्ट्री मस्ट बी नियर दियर होम और कम्युनिटी सेटिंग और एट सच अ डिस्टेंस सो दैट दे रिटर्न बैक टू दियर विलेज एंड डांस विद दियर ओन पीपल एट विलेज अखाड़ास। ठीक है, मतलब अपने घर के नजदीक हो इंडस्ट्रीज वगैरह, ताकि अपने कल्चर्स को परफॉर्म कर सकें, अच्छे से काम भी करें, कल्चर में भी रहें। ठीक है, देखो कल्चर जो है ना इंसान की जिंदगी को ईजी बनाते हैं, कल्चर इंसान की जिंदगी को जीने की एक दिशा जरूर देते हैं एक सोसाइटी में। ठीक है, अगर इन सब चीजों से इंसान दूर रहेगा ना तो वो मॉरली डाउन रहेगा, काम तो करता है वो मॉरली डाउन रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टडीज को अपना कल्चर बनाइए। अगर आप पे कल्चर में स्टडीज इंटीग्रेटेड हो जाएंगी तो आपके साथ क्या होगा, आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यही चीज है, वो आपको रिजल्ट देगा। तो यही इसमें है। यहाँ पे क्या है, ट्राइबल्स के साथ अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ट्राइबल से काम कराएंगे तो उनको अपने घर के पास रखिए, ताकि वो अपने कल्चर्स के साथ वेल वर्स्ड रहें और इंटीग्रेटेड रहें, उनका सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे, उनके अंदर मॉरली वो बुरा फील नहीं करें। सेकेंडली, कॉटेज इंडस्ट्री मस्ट बी इन ट्यून विद दियर कल्चर, उनके कल्चर के साथ होना चाहिए। जैसे बिरहोर मैंने एग्जांपल दिया, ट्रेडिशनली अ रोप मेकर शुड बी प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट इन कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ रोप मेकिंग, कोई दिक्कत नहीं। महाली क्या करता है, बास्केट बनाता है, तो बास्केट बनाओ उससे कॉमर्शियल लेवल पे, कॉमर्शलाइज करो उसकी स्किल्स को। असुर क्या करता है, आयरन स्मेल्टिंग करता है, तो कॉमर्शलाइज करो उसकी आयरन स्मेल्टिंग की स्किल को। चिक ब्रेक एक ट्राइब है, वो क्या करती है, वो वीविंग करती है, तो कॉमर्शलाइज करो, कपड़ा सिलती है। सो दैट थ्रू दीज कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन छोटी छोटी जो स्किल्स है उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करो। क्यों कन्वर्ट करो, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप अगर करें और ट्राइबल्स के एनएमएस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के करें तो आप
ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। बड़ा स्केल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उस बड़े स्केल में ट्राइबल्स के नीड्स को आप एक कंपनी नहीं कर रहे हैं और कल्चरल डोमिनेंस की साइकिल में उसको फंसा दे रहे हैं, तो कल्चर के जो इनके कल्चर जो है सप्रेस होंगे और ट्राइबल्स के साथ नाइंसाफी होगी एक तरीके से, ठीक है। सो दैट थ्रू दिस कॉटेज इंडस्ट्री दे रेज देयर इनकम एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, अपने कल्चर को वो प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हमने आपको करा दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन में क्या है, माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम ट्राइबल रूरल एरियाज। क्यों माइग्रेट होते हैं पता ही आपको, मैंने सारे रीजन दे दिए, बस मैं पढ़ रहा हूं। सुनो, माइग्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम ट्राइबल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्यों, बेसिक क्वेश्चन बिफोर देम इज टू सर्वाइव, क्योंकि जहां पे वो रह रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जमीन चली गई, उनके जंगल चले गए, वो डिस्प्लेस्ड हो गए, ठीक है। तब वो अपने को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी कई बार ट्राइबल्स माइग्रेट करते हैं। पुश और पुल फैक्टर्स, ठीक है, हो सकता है जमीन और फॉरेस्ट अभी भी इंटीग्रेटेड हो, एफआरए में वो रजिस्टर्ड हो, पट्टा हो उनके पास, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए फोर्सेस ऑफ चेंज में फोर्सेस ऑफ चेंज की वजह से वो माइग्रेट कर जाएंगे। फोर्सेस ऑफ चेंज उनके अंदर कल्चरल में उनके अंदर नीड्स को जनरेट करेगा, ठीक है। वो नीड्स कैसे भी हो सकती हैं, ठीक है, वो मैं क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही डालना जितना लिखा हुआ है, ठीक है, इसके आगे नहीं, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हैं माइग्रेशन के, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल मतलब ढकेलना, ट्राइबल सोसाइटी से इंसानों को ढकेल के अर्बन सोसाइटी से भेजना। पुश मतलब अर्बन सोसाइटी वाला खींचेगा ट्राइबल सोसाइटी वालों को। अब सुनो, पुल फैक्टर्स क्या है, मतलब पुल मतलब गलत बोल दिया मैंने, देखो, पुल मतलब अर्बन से खींचेगा, पुश मतलब ढकेलना। तो पुल फैक्टर अर्बन से खींचेगा, ठीक है। कैसे खींचेगा, जब इन लोगों को पता चलेगा वहां कुछ अच्छा है, वहां जाने से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेंगे और हमें क्या कहते हैं अच्छी जिंदगी जीने को मिलेगी, ठीक है। पुश कब होगा, पुश तब होगा जब यहाँ पे हमारी जिंदगी बहुत खराब है, हम गरीबी में जी रहे हैं, भूखमरी एकदम, तब हम जाएंगे। और पुल कब, जब हमको ये देख के अच्छा लगेगा कि भाई हमें यहाँ जाना चाहिए। अब सुनो, पुल फैक्टर रिफर्स टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बोला ना, पुल फैक्टर अट्रैक्ट करेगा, रिफर्स टू अट्रैक्शन ऑफ बेटर जॉब एंड बेटर लाइफस्टाइल, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं ये पुल फैक्टर ही लेके आते हैं, ठीक है, इतना पैसा दे देंगे, उतना पैसा दे देंगे। इट इज अ मेजर कॉज ऑफ माइग्रेशन स्पेशली अमंग एजुकेटेड एलाइट्स, ठीक है। अब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और कई बच्चे पढ़ लेते हैं तब भी माइग्रेट करते हैं, बात सुन रहे हैं, एजुकेशनल एलाइट्स में। पुश फैक्टर कब है, इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ सेंट्रल इंडियन ट्राइबल पीपल। मैं केस स्टडी में समझाऊंगा। सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है ना पुश फैक्टर की वजह से, वो होता है सेंट्रल इंडियन ट्राइबल पीपल में। जो मैंने आपको बताया ना कि केवल 4 महीने खेतीबाड़ी कर पाते हैं, 8 महीने खेतीबाड़ी नहीं कर पाते हैं, वो वाला रीजन, वो वाला ट्राइबल इकोनॉमी वाला सर्कुलर माइग्रेशन जो है ट्राइबल का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी होती है, भूखमरी होती है, बच्चे मरते हैं यार। दे आर द मेन फैक्टर ऑफ माइग्रेशन इन झारखंड, उड़ीसा सेक्टर, ठीक है। ये गरीबी, ये भूखमरी, ये अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं है जिंदगी में, बिल्कुल मर रहे हैं, तब ये है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर जब आपको दिखेगा बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन, ये पुल फैक्टर है, बेटर जॉब फैसिलिटीज, ठीक है। अगर इस सोसाइटी में आप 100 रुपए कमा रहे हो, उधर देख रहे हो भाई 500 मिल रहा है, तो आप उधर सोचोगे जाने की, तो ये भी माइग्रेशन, ये पुश फैक्टर है, पुल फैक्टर है, सॉरी। क्लियर हो गया। अब बताओ, गरीबी है तो क्या है, पुल फैक्टर है, भूखमरी है तो क्या है, पुल फैक्टर है, पुश फैक्टर है दोनों, ठीक है। ध्यान से सुनो ना, गरीबी है तो क्या है, पुश फैक्टर है, भूखमरी है तो क्या है, पुश फैक्टर है, ज्यादा पैसा है, पुल फैक्टर है, बेटर एजुकेशन, पुल फैक्टर है, ठीक है। और बताओ पुश फैक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट भी पुश फैक्टर है, ठीक है, पैसा ही नहीं है हाथ में। अब इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के क्या इफेक्ट होते हैं। इट कॉजेज इंक्रीज इन अर्बन स्लम्स। अब जब बंदा जो है अर्बन सोसाइटीज में जाएगा तो अर्बन स्लम्स बनेंगे खूब सारे, जहां पे बहुत पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं, वैसी 10 बीमारियां और लगेंगी उसे, इंडेप्टेडनेस में फंसेगा वो। दे सफर फ्रॉम स्लम डिसएडवांटेज, स्लम के जितने भी डिसएडवांटेज हैं सबसे वो फंसेगा। दूसरा पॉइंट देखो, दे सफर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बॉन्डेड लेबर में फंसाएंगे इंडेप्टेडनेस की वजह से। जो मैंने आपको तीनों केसेस स्टडी डाली बॉन्डेड लेबर की डालना, इसके अंदर कौन कौन सी बताई, कटकरी, इरुला और बताओ पनियन। लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, 19 घंटा काम करा रहा है, पुअर पे 10 रुपए 20 रुपए दे रहा है, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली दे सफर फ्रॉम सोशियो कल्चर क्राइसिस, ठीक है, अपने कल्चर की से भूल जाएगा, मतलब अपने कल्चर के प्रति वापस नहीं लौट पा रहा है, ठीक है। अब जिस सोसाइटी में जा रहा है वो हेटेरोजेनस सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पे अपने कल्चर कॉन्टेक्ट की दिक्कतें आएंगी, ठीक है, वहाँ पे कल्चर क्राइसिस बनेगा, वहाँ पे इथनोसेंट्रिक व्यूज जनरेट होंगे, वहाँ पे कल्चर शोविनिज्म हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने कल्चर को सप्रेस करवा पाओगे, एक तरह से कल्चर सप्रेस हो जाएगा आप लोगों का,
ठीक है। सोशली दे लिव अमंग स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स में रहेंगे एंड ऑलवेज सफर फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट और इनसिक्योरिटी, ठीक है। लेडीज के साथ तो और दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हमेशा कोई ना कोई थ्रेट रहेगी, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी रहेगी। तो ये सब है इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन में। सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्लम्स बनेंगे, दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा सोशो कल्चर क्राइसिस, चौथा थ्रेट और इनसिक्योरिटी, और सबसे लास्ट में मैंने आपको एक पॉइंट आपको स्पेसिफिक करके डालना है, कल्चरल क्राइसिस। जो उनके कल्चर्स हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्राइबल जब माइग्रेट करेगा तो कल्चर डिग्रेड होगा, ठीक है। ट्राइबल डज नॉट लिव द लाइफ एज पर दियर कल्चर। जैसे जो छठ पूजा है, छठ पूजा जो है बिहार में और जो ईस्टर्न यूपी में बहुत अच्छे से मनाई जाती है, उनका कल्चर है। लेकिन जब ये लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे शहरों में जाते हैं, कि क्या उस बेसिस पे वो छठ पूजा बना पाएंगे? जो छठ पूजा है बिहार की ज्योग्राफी के साथ जुड़ी हुई है, अब वो ज्योग्राफी और वो एनवायरनमेंट चाहिए होगा आपको वो पूजा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तब क्या होता है, तो छठ पूजा में लोग अपने घर भागते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो घर पे करते हैं, ठीक है। अगर वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे तो अपने वहां पे थोड़ा बहुत रिचुअल करेंगे, पर उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, तो वो कल्चर डाउन द एजेस डिग्रेड करेगा, ठीक है। और ये कल्चर पनपेगा कब, और ये कल्चर एकदम स्ट्रेंथन फॉर्म में कब रहेगा, जब इस सोसाइटी में जो छठ पूजा है, ठीक है, वो बिहार में ही एक्चुअल लेवल पे परफॉर्म करेंगे लोग, ज्यादा माइग्रेट ना करें बाहर, ठीक है, तब वो कल्चर आगे तक चलेगा, ठीक है। लेकिन जब इस सोशल स्ट्रक्चर में जो ये कल्चर परफॉर्म किया जा रहा है, अगर इस सोशल स्ट्रक्चर से लोग टूट टूट के सोशली डिसऑर्गनाइज होकर बाहर निकलेंगे, तब ये कल्चर सप्रेस होगा, ठीक है, यही चीज है। तो कल्चरल क्राइसिस, आप अपने कल्चर्स को अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जब आप माइग्रेट करके दूसरे शहरों में जाते हैं। ट्राइबल डज नॉट लिव द लाइफ एज पर दियर कल्चर, आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग तो वो जिंदगी जी नहीं पा रहा है। नाइदर दे ईट एज पर दियर कल्चर, ना वो अपने कल्चर के हिसाब से खा पा रहा है। नॉर दे डांस इन द अखाड़ास, ना तो वो डांस कर पा रहा है। नॉर ही इज ऑल्सो एबल टू वर्शिप दियर डाइटीज, क्योंकि वर्शिप डाइटीज को वर्शिप करने के लिए उसको ज्योग्राफी चाहिए, उसको अपने किन्स चाहिए, ठीक है। पास में मेरी 10 तरह की चीजें होती हैं वर्शिप जब करते हैं डाइटीज को, ठीक है। चलो वो अपनी अगर वर्शिप कर भी रहे हैं तो वो सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलेगा कि पूजा अच्छे से हुई है, पूजा अच्छे से नहीं हुई, बात समझ में आ रही है। इसीलिए जो पंडित का कल्चर खूब ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है, वो बताएंगे बाद में जब आपको और सिखाएंगे चीजें। अब इसके सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आपको माइग्रेशन चेक करना है, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मनरेगा को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है मनरेगा बहुत बढ़िया स्कीम है ट्राइबल्स के लिए एटलीस्ट, ठीक है। आप सुनो, अब टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सही बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला इशू बताया था, एनएमएस से लिंक करो, घर के पास बनाओ, ताकि सुबह अगर वो काम करे तो शाम को जाके अपना कल्चर परफॉर्म करे, ठीक है। क्योंकि कल्चर क्यों जरूरी है उसके लिए, कल्चर उसके लिए सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के जरूरी है। कल्चर इज द सोशल आइडेंटिटी ऑफ इट्स सोसाइटी, अगर वो उससे दूर जाएगा तो वो मॉरली डिप्रेस्ड फील करेगा, ठीक है। इंसान का, अगर इंसान अपने सोसाइटी से दूर जाता है तो उसको खुशी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर जो है काफी इंटैक्ट रहा है, ठीक है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दियर एरिया इटसेल्फ एज पर दियर नेचर मैनी स्प्लिट कॉम्प्लेक्स के हिसाब से आप प्रोवाइड करिए, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरा है प्रोविजन ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट है 1979, जिसमें ये सारे इश्यूज जो वो फेस कर रहे हैं ट्राइबल जब वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उसमें सरकार अपना रेगुलेशन बिठाए, ठीक है। दे शुड बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्प्लिट, लेटर एंड स्प्लिट में उसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है। दे शुड नॉट ओनली बी, किस चीज को, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट को 1979 को, ये क्या है मैं बताऊंगा, अभी मत जानिए, फॉरेस्ट रेगुलेशंस पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में ये इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट भी पढ़ाऊंगा। देखो फॉरेस्ट रेगुलेशन पे मेरे कम से कम 10 से 15 लेक्चर आएंगे जो यूपीएससी वालों के लिए, और एक लेक्चर 10 से 15 मिनट, सॉरी 1 घंटे के आसपास होगा, समझ लो 10 से 15 घंटे का मैं आपको फॉरेस्ट रेगुलेशंस इन इंडिया समझाऊंगा, उसके अंदर ये इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट 1979 भी समझाऊंगा, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। आपको दिखेगा कि ये अलग अलग बातें हैं, पर ये सब इंटरलिंक करके जोड़ूंगा, क्योंकि पेपर 2 से रिलेटेड गवर्नमेंट का हर एक रेगुलेशन आपको बारीकी से पता होना चाहिए। बारीकी मतलब जितना हमें उसका आंसर में यूज कर सकते हैं, उस लेवल की बारीकी, ठीक है। थॉट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना आप, आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि जिस लेवल पर थॉट पे आप लोगों ने काम किया है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं। प्रोविजन ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट 1979 शुड बी इंप्लीमेंटेड लेटर इन स्प्लिट, कोई दिक्कत। दे शुड नॉट ओनली बी प्रोवाइडेड बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करनी है, बट ऑल्सो प्रोवाइड देम फैसिलिटीज सो दैट दे शुड फील होम अवे फ्रॉम होम, ठीक है। बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि ट्राइबल्स आए उनको भूस की तरह ही कमरे में भर दो और वहां पे आग लग जाए और सारे मर जाएं, ये बेटर वर्किंग कंडीशन नहीं है, ठीक है। स्लम्स में वो बीमारी से मर जाएं, ठीक है, या फिर इंडेप्टेड करके उनको कर्जा दे दें या बीमारी में, और उनको बॉन्डेड लेबर की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दें 10 रुपये 20 रुपये दिन के हिसाब से, ठीक है। दे शुड, अगर वो दूर रह रहे हैं तो उनको होमली फील हो, तभी तो ये सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप छोटी छोटी सोसाइटीज बना दीजिए, रेजिडेंशियल सोसाइटीज,
ठीक है। आप कहेंगे ये तो बहुत महंगी चीज़ें हैं, नहीं महंगी चीज़ नहीं है भाई, आप छोटा सा गवर्नमेंट कर सकती है काम ये। एक पर्टिकुलर ट्राइबल इलाके से अगर लोग आ रहे हैं तो उनको एक कॉमन प्लेस दे सकते हैं, ठीक है। वो क्या है मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सॉल्यूशन डालिए, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट 1979 को अच्छे से इंप्लीमेंट कराओ, बेटर वर्किंग कंडीशन डालो और होम अवे फ्रॉम होम वो फील करें। आगे बढ़ता हूँ, प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करे सरकार, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, देखो इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन फैमिली पर भी आया है, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने पेपर 2 में बता दिया, पेपर 1 में बना सकते हैं, पेपर 1 में अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सेपरेट होम फ्रॉम इंडस्ट्रीज, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, जो पेपर 1 और पेपर 2 लिंक्ड हैं, सोशल चेंज की बात होती है ना, वहां से लिंक्ड है। तो ये आप भी माइग्रेशन का इशू यहाँ से कर सकते हो, तो माइग्रेशन पे अगर यूपीएससी लेवल में, पीसीएस लेवल में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 4 भाग है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक छोटी सी केस स्टडी है, ठीक है, माइग्रेशन इन इंडिया की, ठीक है, उसको मैं कराना चाह रहा था। ये केस स्टडी है मैं भी भारत की, लेक्चर नंबर 46 की, 46 देख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। जल्दी कराऊंगा क्योंकि मैं भी भारत का अलग से पूरा कराया जाएगा, ठीक है, अलग से पूरी सीरीज चलेगी, हमारी बुक छपने वाली है मैं भी भारत में, ठीक है। और वो जो बुक छपेगी उसमें हम लोग एक एक ट्राइब को लेके चले हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रोसेस में है वो, और थोड़ा सा कॉपीराइट प्रोसेस में है, प्रिंटिंग के बाद एप्लीकेशन लग चुकी है, तो वो आने में 3-4 महीने लग जाएंगे, उससे पहले मैं लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों की, मैं भी भारत की, ठीक है। चलिए सुनते हैं, ये है माइग्रेशन इन ट्राइबल्स की कहानी खड़गांव की, ठीक है। खड़गांव की केस स्टडी में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कोई सा भी रीजन हो, खड़गांव हो, कोई सा भी रीजन हो, ट्राइबल इलाका, बेसिक इश्यूज हर जगह सेम है, ठीक है, इस बात को याद रखना। आप कोई भी एन केस स्टडीज पढ़िए, सारे ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़िए, ठीक है, आपको बेसिक जो इश्यूज हैं वो सब जगह सेम दिखेंगे, ठीक है। वीकली हाट मार्केट है, ठीक है, ये हर सैटरडे को लगता है खड़गांव में, ठीक है। यहाँ पे मैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वीडियो देखो तो पता चलेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उस वीकली हाट का जो कल्चर है उसको यूज कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। कैसे इस्तेमाल कर रहा है देखना, गवर्नमेंट आधार कार्ड आर ऑल्सो मेड ऑन दिस डे, गवर्नमेंट यूज दिस मार्केट टू सर्व दिस पर्पस। गवर्नमेंट क्या करती है, आधार कार्ड बनाती है, किस दिन, जब ये वीकली हाट पड़ता है हर शनिवार को, ठीक है। आपने देखा, तो इनके कल्चर का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे किया, ठीक है। तो यही बात होती है, अगर आप कल्चर के इस्तेमाल से उन पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या उनके कल्चर का इस्तेमाल आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं कर सकते हैं, या लोकल लेवल पर जॉब जनरेट करने के लिए नहीं कर सकते हैं? आप उनको क्यों इस तरीके से छोड़ देते हैं कि वो माइग्रेट करें, ठीक है। देखो एक है पुश, एक है पुल। अगर पुल फैक्टर से वो माइग्रेट हो रहा है तो अपनी स्वेच्छा से माइग्रेट हो रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी भी बोलूंगा, कोई भी सोसाइटी हो, अगर कल्चर सोसाइटी खुद चेंज करना चाहती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोग उन कल्चर्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं और फिर आप उन पर दबाव लगाते हैं तो ये गलत बात है, इन द डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज इन द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो गवर्नमेंट कार्ड इज मैंडेटरी फॉर, किसके लिए मैंडेटरी है, राशन के लिए, पीडीएस के लिए, इसलिए वो आधार बना रहे हैं और आधार के बाद वो लिंक करवाएंगे पीडीएस के साथ जो राशन कार्ड से, ठीक है। राशन कार्ड विद आधार कार्ड इज मैंडेटरी, अब सरकार ने कर दिया है, तो इस काम को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे कर रहा है, वीकली हार्ट में। ये दिखाया गया है इसलिए बता रहा हूं, वरना नहीं बताता। और डीबीटी ट्रांसफर के लिए भी जरूरी कर दिया गया है आधार कार्ड को जोड़ना, ठीक है, किससे, मनरेगा कार्ड से। क्लियर हुआ। चलिए, तो इसीलिए आधार कार्ड बनाया जा रहा है वहां पे ट्राइबल्स का, ठीक है। अब क्या है, खड़गांव की केस स्टडी ये बोलती है क्योंकि वो एक ड्राई लैंड एरिया है, वहां पे बारिश केवल 4 महीने होगी, तो 4 महीने में एक ही क्रॉप उगेगी, 8 महीने वो लोग खाली पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड घूमेंगे या तो इंडेप्टेड हो जाएंगे, जिस चक्कर में उनको माइग्रेट करना पड़ जाएगा। इंडेप्टेडनेस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ माइग्रेशन, याद रखना, ठीक है। तो वो कैश क्रॉप में कौन कौन सी चीजें उगा रहे हैं, मक्का उगा रहा है, ज्वार उगा रहा है, बाजरा उगा रहा है, ये सारी ड्राई लैंड फार्मिंग है, ठीक है। अब खड़गांव के जो लोग हैं पहले हंटर्स हुआ करते थे, ठीक है, अब सरकार ने उनको जमीनें दे दी है और उनको एग्रीकल्चर के लिए प्रोत्साहित किया है, स्टेबल जमीन दे दी है, तब वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब छोटे किसान हैं, सबके पास कम कम जमीन है, स्मॉल फार्मर्स डोमिनेट द रीजन, ठीक है। वो तो आज भी इंडिया में 85% सब स्मॉल ही हैं, खड़गांव में भी यही है। एंड टोपोग्राफी एंड रीजन ज्योग्राफी ऑल्सो सपोर्ट्स 1 क्रॉप अ ईयर, ठीक है। अब ज्योग्राफी क्यों सपोर्ट करी, क्योंकि ड्राई लैंड फार्मिंग हो रही है, वहां पे इतना बारिश नहीं गिरता है, पानी की कमी है। जो सेंट्रल इंडिया बेल्ट है ना, वहां के ट्राइबल सबसे बड़ी जो इशू जिसे झेल रहे हैं वो है पानी की कमी, ठीक है। जो ट्राइबल्स के इशू हैं वो ज्योग्राफी के साथ बदल जाते हैं, ठीक है। मैंने भी बोला था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म हो या फिर अपना ये हो
ये अपना जूलियन स्टुअर्ट का इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर हो। ठीक है, कल्चर्स कैसे बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैनेज टू सर्वाइव। ठीक है, मल्टी लिनियर इवोल्यूशन क्या है, डिफरेंट ज्योग्राफी में डिफरेंट कल्चर्स बनते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की ज्योग्राफी है, सेंट्रल इंडिया बेल्ट, यहाँ पे पानी की कमी है, तो पानी की कमी है। ठीक है, उस पानी की कमी को दूर करने के लिए वहां पे कल्चर्स बनेंगे। ठीक है, पहला कल्चर ये है कि आप पानी को हार्वेस्ट करिए, दूसरा कल्चर है कि आप उस चीज को अवॉइड करिए, और दूसरा कल्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे समाज में मोनेटाइज इकोनॉमी बढ़ी है, पहले तो जंगल्स के जरिए वो अपनी चीजों को कवर कर लेते हैं, अब जंगल छिन गए उनसे, फॉरेस्ट रेगुलेशन बढ़ गया, जंगल छिन गए, जमीनें दे दी, एग्रीकल्चरल फार्मर वो बन गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग फोर्स हैं माइग्रेट करने के लिए, अगर वो माइग्रेट नहीं करेंगे, पैसा कमा के घर नहीं लाएंगे, तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस। क्लियर हुआ? और आज ये माइग्रेशन, जो सर्कुलर माइग्रेशन हम देखते हैं, ये इनके कल्चर में इंटीग्रेट हो गया है। 4 महीने खेती करनी है, उसके बाद तो इन्हें जाना ही है, चाहे 2 महीने के लिए जाए, 4 महीने के लिए जाए, 6 महीने के लिए जाए, बाहर जाके काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, उससे अपना कर्जा चुकाएंगे खेती का, और अगले साल की खेती में इन्वेस्ट भी करेंगे और अपना घर भी चलाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है, इसका ये मतलब है टोपोग्राफी एंड रीजन ज्योग्राफी ऑल्सो सपोर्ट 1 क्रॉप अ ईयर, मीन्स 8 महीने फार्मर इज लिविंग अ लाइफ विथ नो वर्क, जो मैं बता चुका हूं, और सिटिंग इन वेन, बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। हार्वेस्टिंग अक्टूबर में होती है। मीनवाइल आफ्टर द इवेंट अ ह्यूज सम ऑफ फैमिलीज माइग्रेट टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग कॉन्ग्लोमरेट्स। क्लियर? ठीक है, अक्टूबर में हार्वेस्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि रेनी सीजन में तो वो बोएगा, खरीफ सीजन में। ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया अक्टूबर में, उसके बाद का जो टाइम वो खाली है पूरा, फिर वो बड़े कॉन्ग्लोमरेट में, मतलब पूरे पूरे गांव खाली हो जाते हैं ट्राइबल्स के, केवल बुढ़े लोग रह जाते हैं पीछे। ठीक है, तो वो शहरों की तरफ बढ़ते हैं भाई, और कहाँ क्या काम करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब एक इसमें बंदा दिखाया धान सिंह, उसको देखना चाहता, वो अक्टूबर में माइग्रेट किया था गुजरात को, और वो अपनी कहानी बताता है। ठीक है, थोड़ी बहुत बताएगा, सुनना उसको। ठीक है, वाई दिस हैपन, वाई ट्राइबल माइग्रेशन, ये ट्राइबल माइग्रेशन होता क्यों है, जो मेन रीजन है, अभी भी बोलूंगा, वो रीजन है वाटर अनअवेलेबिलिटी। तो सरकारों को वाटर अनअवेलेबिलिटी पे काम करना है, सरकार मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वाटर अवेलेबल करा दो, अगर उनकी जमीन साल में 2 बार उपज देगी तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ रही? और इसको वाटर अवेलेबल कराने के लिए आप कैनाल्स का, पाइपलाइंस का नेटवर्क बिछवाओ। ठीक है, गवर्नमेंट से मदद मांगो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पाइप्स का नेटवर्क बिछवाओ, और इसमें आप मनरेगा लगवाओ। ठीक है, मनरेगा आप अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे तो ये लोग माइग्रेट ही नहीं करेंगे यार। बात समझ में आ रही है? ये माइग्रेट कर रहे हैं तो और इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, बॉन्डेड लेबर। ठीक है, पॉवर्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका जो कैश मैनेजमेंट नहीं आ रहा, इनका कैश मैनेजमेंट कल्चर नहीं है, तो इनका पैसा एकदम चला जाता है हाथ से। इनडेप्टेडनेस में वैसे ही फंसते हैं, हेल्थ क्राइसिस में और फंसते हैं, फूड हैबिट्स बदल जाती हैं, हवा पानी बदल जाता है, एपिडर्मोलॉजिकल ट्रांजिशन, खूब सारे इश्यूज हैं इनके साथ। ठीक है, अगर वाटर इज अवेलेबल 12 महीने क्रॉप साइकिल यूज होगी, लेकिन यहाँ पे केवल मानसून है तो केवल 4 महीने होता है। हेंस ट्राइबल माइग्रेशन हैपन, और ट्राइबल का माइग्रेशन इसीलिए होता है, खड़गांव की जो केस स्टडी है वो यही बता रही है। और ये जो मैंने आपको एक ज्योग्राफी में एक ट्राइबल पकड़ के, एक खड़गांव वाला मैंने ट्राइबल पकड़ के आपको बता दिया। ठीक है, अब ये समझना कि सेंट्रल इंडिया बेल्ट पूरी इसी इशू से जूझ रही है। ठीक है, और इस इशू से जूझने की वजह मेजर जो रीजंस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो यही हैं। हमने क्या बोला था कि सोसाइटी है, उस सोसाइटी के जो इश्यूज हैं हमें वो दूर करने हैं, ना कि उनके कल्चर को सप्रेस करना है। ठीक है, यही चीज आपको देखनी है। सेकेंडली बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू फिल द गैप ऑफ वाटर सप्लाईज इन द रीजन टू स्टॉप दिस माइग्रेशन। ठीक है, गवर्नमेंट नीड्स टू स्ट्रेंथन मनरेगा, द हेयर ड्राई लैंड फार्मिंग इज प्रोमिनेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको पानी की सप्लाई को एफिशिएंट करो और मनरेगा का इस्तेमाल करो अगर माइग्रेशन रोकना है वाकई में। ठीक है, ये लोग जब माइग्रेट करते हैं तो कहाँ काम करते हैं, इसमें दिखाया गया ईंटों की भट्टियों में काम करते हैं, अक्टूबर से जून तक गुजरात में। ठीक है, खड़गांव वाले। वाई लेबर रिटर्न इन जून विथ, जो लेबर है वो कब रिटर्न करता है, जून में रिटर्न करता है पैसे के साथ। ठीक है, और जून के बाद में बारिश स्टार्ट हो जाती है, तब अपनी फसल बोता है और कर्जा उठाता है, और खुद का कर्जा जो उसने कमाया उसको इन्वेस्ट करता है। ये उसके कल्चर में इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, 4 महीने खेती करनी है खरीफ की, उसके बाद 8 महीने भट्टियों में काम करना है, वहां से पैसा कमाना है, फिर वो इन्वेस्ट करना है, कर्जा लेना है, फिर वहां से हार्वेस्ट करना है, फिर वापस जाना है, 8 महीने, फिर 4 महीने, 8 महीना 4 महीना, 8 महीना 4 महीना। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इश्यूज हैं। इसमें पूरा परिवार ट्रैवल करता है। ठीक है, पूरा परिवार ट्रैवल करता है इस प्रोसेस में, और इसमें बच्चों की जो पढ़ाई है वो खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे रह गए इलिटरेट, बच्चों का एनरोलमेंट खत्म हो गया। ठीक है, एनरोलमेंट खत्म हो गया, उसके चक्कर में क्या होता है, इलिटरेसी प्रमोट होती है सोसाइटी में, 10% के नीचे लिटरेसी रेट होता है, और बच्चे फिर गरीबी और बढ़ती है सोसाइटी में।
ठीक है, और गरीब होते हैं बच्चे, पूरी सोसाइटी, ठीक है। इलिटरेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉवर्टी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलिए, अब जब ये लौटते हैं ना, किसमें, जून में, इनके पास खूब पैसा होता है। खूब मतलब अगर ना जाए तो पैसा नहीं है, ठीक है, वरना कुछ तो लेके आ रहे हैं। तो एकदम से मार्केट लगते हैं चारों तरफ, ठीक है, बाजार लगते हैं, मार्केट इकोनॉमी एक्सपेंड करती है, ठीक है, डिमांड आती है, रूरल डिमांड एकदम चरम सीमा पर आती है, और फिर ये पैसा इन्वेस्ट होता है एग्रीकल्चर में खूब सारा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इस समय एकदम फ्लरिश करती हैं जब ये प्रोसेस होता है माइग्रेशन का, जाने में और आने में, ठीक है, बीच में बिल्कुल दबी रहती हैं, जाने में और आने में इनका बिल्कुल ही अच्छे से लगता है। तो ये माइग्रेशन की कहानी समझ में आ रही है? एनएसएसओ का डाटा बोलता है 2009 और 10 का कि 15 से 60 साल के बच्चे, ये खड़गांव में 59% इसमें से वर्क करते हैं डेली वेज लेबर के तौर पे, ठीक है, 15 से 60 साल की उम्र के लोग, ठीक है, इसी सोसाइटी के। और मनरेगा इज ऑल्सो नॉट एबल टू स्टॉप माइग्रेशन, और यहाँ पे मनरेगा इफेक्टिव नहीं है। मनरेगा क्यों इफेक्टिव नहीं है? आगे मैंने डायग्राम बनाया, उसमें देखो, मनरेगा में दो चीजें हैं, ठीक है। मनरेगा में आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर काम मिलेगा तो आपको वर्क अलाउंस मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा कब? वो डिले हो जाता है 4 महीना 6 महीने, ठीक है। अगर आपको काम मिला तो वर्क अलाउंस काफी डिले हो जाता है, ठीक है, मिलता भी है तो वो समय पे नहीं मिल रहा। मनरेगा में अगर काम नहीं है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए सरकार के हिसाब से, मनरेगा कानून के हिसाब से, वो मिलता नहीं है। तो दोनों ही स्तर पे मनरेगा फेल है। यहाँ पे काम है मनरेगा में, पैसा समय पे नहीं है, काम नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता नहीं है मनरेगा का, ठीक है, लोगों के मनरेगा कार्ड ही नहीं बने हुए हैं। तो मनरेगा को स्कीम को इफेक्टिव बनाओ ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? इसीलिए तो इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है, ठीक है। यही काम एंथ्रोपोलॉजिस्ट का था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आके चिल्लाता भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने, भाई क्या कर रहे हो, मनरेगा इफेक्टिव बनाओ, माइग्रेशन रोको, ठीक है, और गवर्नमेंट का ये वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, ठीक है, इस तरह की बातें। वहां पे चीजें आती है इकोनॉमिक वायबिलिटी। वो सोचते हैं कि साला इस सोसाइटी में पानी भेजना, यहाँ पे तो इतने कम लोग रह रहे हैं, अगर 4-5 सोसाइटीज होती है इकट्ठी तो हम कर लेते हैं, ठीक है। और भी काफी सारे पॉलिटिकल विल, मैं आपको समझाऊंगा केस स्टडीज जब आगे खाका की समझाएंगे आपको, ठीक है। लैंड डेलिनेशन के बारे में समझाएंगे आपको, इनडेप्थेडनेस, पॉवर्टी, माइग्रेशन, भाई एक एक इशू पे काफी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन खाका के, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, व्हाट इज द इशू इन ट्राइबल माइग्रेशन। अब ट्राइबल माइग्रेशन में इशू है क्या, ठीक है। मनरेगा में आपको कंटिन्यूअस वर्क नहीं मिलता है। अगर कंटिन्यूअस काम मिले मनरेगा में, ठीक है, तो माइग्रेशन रुकेगा। मनरेगा में काम मिल रहा है तो 4 दिन 5 दिन मिल रहा है, उसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा हाथ में, और मनरेगा का मनी वैल्यू भी बहुत कम है। अब तो 202 रुपये कर दिए सरकार ने, पहले तो और भी कम थी, ठीक है। अब ट्राइबल माइग्रेशन का इशू क्या है? ध्यान रखना, मनरेगा एक ऐसा कानून है जो स्टेट्स के खुद के बने हुए मिनिमम वेजेस एक्ट को वॉयलेट करता है, ठीक है। ये एक ऐसा कानून है जिसके जरिए सरकारें अपना खुद का बनाया हुआ कानून तोड़ती हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द इशू इन ट्राइबल माइग्रेशन। सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन बता चुका हूं, हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है जब अपनी सोसाइटी को छोड़ के दूसरी जगह अर्बन एरियाज में जाता है। अनेबल टू गेट राशन इन अदर स्टेट, जो पीडीएस है उस स्टेट का देता नहीं है, इसीलिए तो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। वर्किंग आवर्स आर अनरेगुलेटेड, काम कराते हैं ना 19 घंटा, बताया तो था। वर्किंग कंडीशंस आर नॉट टेकन केयर, 50-50 आदमी मर जाता है भाई आग लगने से। इवन इन द नेम ऑफ कंटिन्यूअस वर्क द वेजेस आर ऑल्सो पुअर, काम भी अगर लगातार है 24 घंटा का फैक्ट्री में रखा हुआ है बंदे को, वहीं सोना वहीं खाना वहीं पीना, पैसा कुछ मिलता नहीं है, कहता छत दे रखी है, खाना दे रखा, और क्या दूं तुझे, समझ में आ रहा है? अब क्लियर होगा। इश्यूज ऑफ माइग्रेशन और क्या क्या है? चिल्ड्रंस की एजुकेशन सफर करती है, हेल्थ सफर करती है, वुमन का माल नरिशमेंट होता है, अनीमिया से सफर करती है, हेल्थ सफर करती है, कोई दिक्कत। गवर्नमेंट इज अनेबल टू यूज इट्स मशीनरी इफेक्टिव इन खड़गांव, ठीक है। अब क्या, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कफोर्स है, प्राइमरी एजुकेशन है, जब लोग ही नहीं है तो ये सब किस लिए काम आएंगे? तब उनका मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके कल्चर में इंटीग्रेट होगा। 4 महीने रहेंगे, बाकी 8 महीने नहीं रहेंगे, तो 4 महीने ये लोग काम करते हैं, बचे हुए 8 महीने काम भी नहीं करते हैं, मीनिंगलेस हो जाता है अगर लोग ही माइग्रेट कर जाएंगे तो। क्लियर हो गया? दीज पीपल्स हैव सोशली एक्सेप्टेड देयर कंडीशंस, ठीक है। अब लोगों ने अपनी कंडीशंस को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और वो खुद ही बॉन्डेड लेबर में फंस जाते हैं, जान के या बिना जान के, ठीक है। और ना तो ये अपने राइट्स में इतना अवेयर है, इलिटरेसी प्रिवेल करती है, राइट्स के बारे में क्या जानकारी होगी, ठीक है। ये काम बनता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, जो ये काम करे, विल पावर की इसलिए जरूरत है। और इसी चक्कर में जब इनको राइट्स के बारे में नहीं पता है तो ये एक्सप्लॉइट होते हैं, भयानक तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं। दीज पीपल इवन डू नॉट रीप द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइडेड टू देम। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन जब होती है ना तो ट्राइबल पूरी फैमिली माइग्रेट करती है, पूरे पूरे गांव एम्प्टी हो जाते हैं। 2 फैक्टर हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, ठीक है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटरफेयर करता है रीजन में और ओवर रेगुलेट करता है। जब ओवर रेगुलेट करेगा तो जंगल जो थे वो पूरी तरह छिन जाते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खत्म। तो आपने जो स्रोत छीन लिए इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ के, तब तो वो माइग्रेट करेगा ना, ठीक है। अगर आप उनको जंगल दे दो, ठीक है, और खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो 4 महीने वो खेतीबाड़ी करेंगे और फिर 8 महीने अपने जंगल से अपना चला लेंगे। लेकिन आपने उनसे जंगल भी छीन लिए और आपने जो उन्होंने जमीन दी वो भी इनफर्टाइल है, जिसमें ज्यादा कर्जा लगेगा, ठीक है, पैसा लगेगा मार्केट से ताकि उसमें कुछ उपज आ सके, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है, वो इंडेप्टेडनेस की साइकिल में फंसता है और फिर वो माइग्रेट करता है उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए। पर इस चक्कर में वो दोबारा इंडेप्टेडनेस की साइकिल में फंसता है, ठीक है, क्योंकि माइग्रेट करेगा तो हेल्थ क्राइसिस आने ही आना है, एजुकेशन में दिक्कत आएगी, उन सब इशू से निकलने के लिए फिर वो कर्जा लेगा। इन कर्जों की साइकिल में जब वो फंसता है ना ट्राइबल, तो वो अपनी जिंदगी लगा देता है और वो जिंदगी की अपनी जनरेशन लगा देता है पूरी, ठीक है, बाहर ही नहीं आ पाता। यही दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए हैंस वर्क इज नॉट इफेक्टिव। वर्क जो है आपको मनरेगा में ही देना है लोगों को, ठीक है। और आज हालत यह है कि मनरेगा में इफेक्टिव वर्क है ही नहीं, लोगों को कंटिन्यूअस और इफेक्टिव वर्क चाहिए ताकि और पेमेंट भी डिलेड ना हो। अगर आप डीबीटी कर रहे हैं तो आज सुबह काम करें तो शाम तक या कल अगले दिन तक उसको पैसा मिल जाए, ठीक है, ये चक्कर है, ठीक है। काफी भयानक लेवल पर करप्शन होता है मनरेगा में, आपको भी पता है क्यों करप्शन होता है, क्योंकि जो मनरेगा का पैसा है सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से जनपद, जनपद से पंचायत पहुंचता है। और इस हर एक प्रोसेस में जो है करप्शन की साइकिल जो है स्ट्रेंथन होती चली जाती है डाउन तक, ठीक है। और ग्रॉस लेवल करप्शन तो भाई नीचे होता है ना, जनपद और पंचायत लेवल पे, पंचायत लेवल बोला जाए तो, ठीक है, क्लियर है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में बताऊंगा कि किस लेवल का करप्शन है, ठीक है। आगे बढ़े। चूंकि ये सेंट्रल इंडियन बेल्ट है, मॉनसूनल है नहीं, ड्राईलैंड फार्मिंग प्रमोट होती है, ड्राईलैंड फार्मिंग होती है खड़गांव में, ठीक है। और ये डेली वेज की लेबर की जिंदगी जीते हैं। इनके पास 2 ही ऑप्शन नहीं है, या तो फार्मिंग करें या तो लेबरर बने, ठीक है, या तो दोनों साथ साथ जने करें, ठीक है। कॉमर्शियल कल्टीवेशन जो है हैव ओनली बेनिफिटेड द मार्केट इकोनॉमी, नॉट स्मॉलर फार्मर, ठीक है। कॉमर्शियल कल्टीवेशन कैसे, देखो ये जो फार्मर है ना, मार्केट इकोनॉमिक फोर्सेस आने की वजह से तो मोर प्रॉफिटेबल सरकार ने बोला कि आप कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाइए। और इनको भी दिखता है भाई अगर मैं हरी मिर्च उगाऊंगा, चिली उगाऊंगा, ठीक है, या फिर और तरह की कैश क्रॉप्स उगाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पर इस सब में इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा लगता है और उस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ये कर्ज में दब जाता है। और कई बार ये क्रॉप जो है ना, रेन नहीं आई, ठीक है, सूखा पड़ गया और हाथी घुस गया, जंगली सुअर घुस गया, बर्बाद हो जाती है। तो इनडेप्टेडनेस में वैसे ही फंस जाना है ये, ठीक है, यही चीज है। पहले क्या था, पहले इन्वेस्टमेंट इसकी ज्यादा होती नहीं थी, इनपुट कॉस्ट कम थी, क्योंकि ड्राईलैंड फार्मिंग में जो क्रॉप्स उगती है ना, ठीक है, वो उनकी इनपुट कॉस्ट कम होती है, ठीक है, और वो सर्वाइव कर जाती हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते थे ये पहले। अब क्या है, या तो प्रॉफिट्स होने हैं, या तो अगर रिस्क है, रिस्क जो है अगर हो गया, मतलब अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो पैसा नहीं आएगा। तो अब जो इनकी प्रॉफिट्स है वो काफी रिस्की हो गए हैं, ठीक है, या तो हैं या तो नहीं है। अगर हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो फंस गए इंडेप्टेडनेस में, ये चक्कर है, ठीक है। और तो और माइग्रेशन एजेंट का भी कल्चर फ्लरिश हो गया है, ठीक है, हु हेल्प माइग्रेशन ऑफ नेटिव पीपल टू बिग सिटीज, बड़े सिटीज में लेके जाते हैं, ये बड़ा इशू है और एडमिनिस्ट्रेशन को टैकल करना है। पॉवर्टी पुश देम इन माइग्रेशन, जितना गरीब होंगे उतना माइग्रेट होंगे और दिस रीइंफोर्सेस द पुश फैक्टर, ठीक है। बात समझ में आई। मनरेगा मदद कर सकता है, पर क्या है, अब सरकार क्या कर रही थी, अब तो सरकार ने बजट बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है, पर सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि ये कांग्रेस का बजट और प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स मैच नहीं करती, ठीक है। ये जो मनरेगा कांग्रेस का कानून है ना 2006 का, तो अब क्या कर रही है सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट दिखा नहीं रही थी, अब दिखाना स्टार्ट किया है। तो बजट कम दे रही थी हर साल भर साल, पॉलिटिकल विल ही नहीं है, डिलेड पेमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी रिलक्टेंस रहता है, करप्शन भयानक है, पैसा भले ही कम है, करप्शन हो रहा है, और वर्क तो है बट पेमेंट नहीं है। वर्क कैसे है, 2 या 3 दिन का काम मिलता है, पेमेंट ही नहीं है, उसका पेमेंट बहुत डिले कर देते हैं, 6-6 महीने तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। सम पीपल से दैट माइग्रेशन एजेंट, इन सबको देखने के बाद लोग बोलते हैं कि माइग्रेशन एजेंट ज्यादा बेटर है, ठीक है, कम से कम वो लोगों को जीने की दिशा तो दिखा रहे हैं। भले ही वो आगे जाके माइग्रेट होकर अलग इश्यूज में फंस रहा है वो आदमी, लेकिन वो कुछ तो उसकी मदद कर रहा है ना। मनरेगा कुड हेल्प चेंज द लाइफ ऑफ पीपल्स, तो सबकी निगाह मनरेगा पर ही है, मनरेगा जिंदगी बदल सकता है। इट कुड स्टॉप माइग्रेशन। अब खड़गांव में आप देखेंगे काफी सारे गांव हैं ट्राइबल्स के खड़गांव में, उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं, 250, 300 या 500 मीटर की दूरी पर तालाब है, ठीक है। अब सोचो, तालाब है जो लबालब पानी से भरा रहता है, 12 महीने तक भरा रहता है पानी, ठीक है, उसके नीचे ग्राउंड वाटर भी पानी से भरा रहता है, तो और ये लोग ड्राईलैंड फार्मिंग से कर मर रहे हैं, कितनी गलत बात है, ठीक है। अब सरकार क्या कर सकती है,
सरकार और काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स ने किया भी है। बुंदेलखंड की एक स्टडी है लल्लन टॉप पे, वो देखना। उसमें एक बंदे ने, डॉक्टर है कोई पता नहीं, IAS ऑफिसर है, उसने भाई काम किया था इन सब चीज़ों पे, ठीक है। कुंड बनवाए थे जो उसको रेनोवेट करवाए थे, और मतलब उसने काफ़ी से काम किया था, और वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो उठ गया था, ठीक है। और काफ़ी जो किसान हैं वो खेती बाड़ी में, कई किसानों ने तो साल में 2 बार खेती बाड़ी कर ली, ठीक है, क्योंकि पानी आएगा तो फिर सॉइल उस तरह से बना सकते हैं, फर्टिलिटी गेन करेगी ना सॉइल, ठीक है। साल में तुम ज़्यादा खेती कर सकते हो, तो माइग्रेशन रुक जाता है। तो यही है, अगर आपके पास तालाब है, क्योंकि यहाँ पे खड़गांव में है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, ठीक है, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोलता है भाई इस तालाब को इन गाँव से जोड़ो ना, पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाओ ना, मनरेगा का इस्तेमाल करो ना, कनाल बनाओ ना, ठीक है। तो बिल्ड देम थ्रू मनरेगा। अगर आप मनरेगा से ये बना दोगे तो काम हो जाएगा ना। तो यही चीज़ है, यूज मनरेगा टू बिल्ड कनाल्स, टैंक्स, वेल्स, स्ट्रेंथन इरिगेशन नेटवर्क, इरिगेशन के नेटवर्क को स्ट्रेंथ करो, ठीक है। इसी का तो इस्तेमाल करना है। अगर ये आपने काम कर दिया, आपने डायग्राम में देखो, आपने ये तालाब बना दिया, XYZ आपने जोड़ दिए गांव सारे, ठीक है, पानी जाएगा यहाँ तक। जब पानी जाएगा यहाँ तक, ठीक है, तो लोग थोड़ी ना माइग्रेट करेंगे। कैसे आपने रोका? आपने मनरेगा में काम दिया, दूसरा आपने पानी दिया। ये दोनों चीजें जो हैं आउट माइग्रेशन को रोक देंगी, और आउट माइग्रेशन की वजह से होने वाले सारे इश्यूज वो रुक जाएंगे, ठीक है। ये करना चाहिए, ये विल पावर है जो आनी चाहिए, ठीक है, और ऊपर से नीचे तक दिखनी चाहिए। मनरेगा कुड स्टॉप दिस ट्राइबल माइग्रेशन, ये तो पता ही आपको। क्लियर हो गया? अब मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया था तो उसमें क्या हुआ था? उसमें यह था कि फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में 2 तरह के लोग रह रहे थे, एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग और एक नॉन ट्राइबल्स लोग, पर वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे। तो 2006 में जब वो कानून आया तब सरकार ने ये बोला कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो सरकार के सामने ये एविडेंस रखे कि वो एक पर्टिकुलर लैंड को वो खेतीबाड़ी कर रहा है, तो सरकार उसको ओनरशिप राइट दे देगी। पहले ओनरशिप नहीं था। 1927 का जो कानून था ना फॉरेस्ट राइट में, फॉरेस्ट रेगुलेशन सारे पढ़ाऊंगा, तो ये 1927 ने सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था जो फॉरेस्ट में रह रहे थे। लेकिन 2006 का जो कानून था फॉरेस्ट वाला, उन्होंने जो खेतीबाड़ी कर रहा था ना डाउन द एजेस, ठीक है, अपना इसमें जंगलों के अंदर, तो उनको राइट्स दे दिए, ओनरशिप राइट्स दे दिए। बशर्ते उन्होंने ये रखा कि ये नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स हैं, ठीक है, आप खेतीबाड़ी करिए, आपको कोई हटाएगा नहीं आपकी मर्जी के सिवा, ठीक है। बात समझ में आई? अनफोर्सिन सिचुएशंस अलग हैं, वो मैं बताऊंगा। लैंड एलिनेशन एक्ट 2013, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ने ये इनको अधिकार दे दिए, ठीक है। जो नॉन ट्राइबल्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको ये बोला कि आप पिछले 75 साल में ये एविडेंस दिखा दो कि आप यहाँ रहे हो और यहाँ पे खेतीबाड़ी करो। 75 ईयर्स मतलब 3 जनरेशन तक आप यहाँ रह रहे हो, खेतीबाड़ी करो। यानी कि आप 10 साल पहले आए हो, 5 साल पहले आए हो, तब आपकी ओनरशिप राइट छिन जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ थी, पट्टा दिया गया, सरकारों ने बांटा, ठीक है। करीब करीब 53% लोगों को पट्टा दे दिया गया था, 46% लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए थे, ठीक है, फॉरेस्ट राइट। और 4 हेक्टेयर की लैंड तक ये आपको मिल सकती है। तो 4 हेक्टेयर तक की लैंड पर आपको क्या मिल गया? 4 हेक्टेयर मतलब ये करीब करीब 10 एकड़ के आसपास शायद, हाँ। तो आपको पट्टा मिल गया। कोई 3 एकड़ पे खेती कर रहा है, कोई 2 एकड़ पे खेती कर रहा है, कोई 1.5 एकड़ पे कर रहा है, और कोई 4 एकड़ पे कर रहा है, ठीक है, 4 हेक्टेयर पे, सॉरी ये हेक्टेयर की बात कर रहा था, सॉरी, ठीक है, सारे हेक्टेयर बोले मैंने अभी तक, ठीक है। तो इनके ओनरशिप राइट्स दे दिए सरकार ने, और इसको प्रूफ कर रहा था, इस पे काउंटर साइन कर रहा था ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा में क्या है, पीसा एक्ट 1996 जो आया था उसने ग्राम सभा को बहुत पावरफुल बना दिया है। जो नॉर्मल ग्राम सभा होती है ना पंचायत में, वो इतनी पावरफुल नहीं होती है जितनी पावरफुल पीसा वाली ग्राम सभा है, ठीक है। कई बार तो ये बोला जाता है कि इतनी संसद पावरफुल नहीं होती है जितनी ग्राम सभा पावरफुल होती है, ये पीसा 1996 के हिसाब से। पर ये सब कहावतें हैं, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो एक पूरा मैकेनिज्म बनाया FRA ने, ठीक है, स्क्रीनिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पूरा सब डिविजनल लेवल पे, जिसमें ये पट्टा देते थे ये लोग, ठीक है। अब क्या है, FRA 2006 में काफी रिलक्टेंस रही है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की, ठीक है, और ऊपर वाले लेवल पर भी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि ये लोग पट्टा देते नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल से देते हैं। पर सरकार की तरफ से कानून ये सीधा बोलता है कि आप दीजिए, अगर कंडीशन सिद्ध हो रही हैं। ग्राम सभा बोल रही है और कंडीशन सिद्ध हो रही है तो दीजिए। पर इनके रिलेक्टेंस की वजह से केवल 53 या 54% लोगों को ही पट्टा मिला, 46% लोगों को नहीं मिला। और ये 46 लोग कौन थे परसेंट? ये करीब 20 लाख लोग थे जिनको ये पट्टा नहीं मिला। तो 44 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 20 लाख लोगों को नहीं मिला, ठीक है। अब लास्ट ईयर का जजमेंट याद करो, सुप्रीम कोर्ट का फरवरी में एक जजमेंट आया था,
सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि वाइल्ड लाइफ फर्स्ट ने किया था, शायद वाइल्ड लाइफ ने किया था, वाइल्ड लाइफ फर्स्ट एक एनजीओ था, उसने ये याचिका डाली थी कि इनको हटाओ, जंगलों से हटाओ, ये जो जिनके पट्टे कैंसिल हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया था, भाई हटाओ, ये सारा फॉरेस्ट जमीन का अधिकरण है, इसको हटाओ, खाली करवाओ। ठीक है, बाद में फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार ये गलत है, कि कई सारे जो एक्चुअल क्लेम्स हैं वो साबित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल में ट्राइबल्स हैं। बाद में सरकार बहुत सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रेशर में आके इसको वो कर दिया था, रोक दिया था। बस मैं पूरा केस समझाऊंगा, बस इतना समझना क्या है, फॉरेस्ट जमीन है, फॉरेस्ट जमीन पे कौन रह रहा है, ट्राइबल भी रह रहा है और नॉन ट्राइबल भी रह रहा है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, ट्राइबल के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, वो अपनी जमीन का पट्टा अपने ऐसी एविडेंट कर सकता है ग्राम सभा की मोहर लगवा के। और नॉन फॉरेस्ट जो ये है, नॉन ट्राइबल जो है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, उसको 75 साल शो करने पड़ेंगे, 75 ईयर्स। ठीक है, तब जाके जमीन के पट्टे मिलेंगे। कब, कितने, 4 हेक्टेयर तक, इसके ऊपर नहीं। सुनो, ट्राइबल्स आर नॉट, और ये एक पर फैमिली की बात कर रहा हूं, ऐसे तो भाई हर एक इंडिविजुअल अपना करवा लेगा, पर फैमिली। ठीक है, न्यूक्लियर वाली, पर न्यूक्लियर फैमिली। ट्राइबल्स आर नॉट एबल टू क्लेम दियर राइट्स इन विच एवर फॉर्म, जो एफआरए के चक्कर में, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, इनके पास राइट्स नहीं है, इलिटरेसी प्रिवेल कर रही है, तो एनजीओ मदद करते हैं इनकी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को क्लेम नहीं करवा पा रहे हैं राइट्स को। हेंस दे रिमेन अनएक्सपोज टू दियर क्लेम्स एंड आर फोर्स्ड टू लिव इन मीगर लाइफ। बिल्कुल मीगर लाइफ है। ठीक है, अब सोचो कि वो लोग यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, और पट्टा नहीं मिला, इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आके इनको निकालो जंगल से। अगर निकाल दिया जाता तो इनकी जो ट्राइबल सोसाइटी के कल्चर से खत्म हो जाते ना, जो ये फॉलो कर रहे हैं। केवल और केवल एक कागज का पेज नहीं है उनके पास, एक कानूनी कागज नहीं है उनके ओनरशिप का, जो एफआरए उनको देता, जो मिलना चाहिए था उनको। ठीक है, अपनी पॉलिटिकल वॉइस और अपनी एक्चुअल नॉलेज नहीं होने की वजह से कि ये पट्टा जो है हमें कितना जरूरी है। देखो, फॉरेस्ट जब जंगल में ट्राइबल्स खेतीबाड़ी करते हैं तो वो अपनी जमीन समझ के खेतीबाड़ी करते हैं। यू आर नो वन टू टेल हिम कि ये तुम्हारी जमीन है या नहीं है, वो उस जमीन को अपना मानते हैं। खल्लू के खेत के लिए माले पहाड़िया की एक्चुअल रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ये आपको रियलाइज तब होगी जब आप उनके कल्चर को देखोगे, नजदीक से देखोगे। ठीक है, तो ट्राइबल्स आर नॉट एबल टू क्लेम देयर राइट्स इन विच एवर फॉर्म, हेंस दे रिमेन अनएक्सपोज टू देयर क्लेम्स एंड आर फोर्स्ड टू लिव मीगर लाइफ। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएजुकेटेड, क्योंकि उसको पता है ना कभी भी सरकार जमीन ले सकती है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पट्टा ही नहीं है। ठीक है, और खड़गांव में जब भाई साहब ने श्याम सुंदर जी ने देखा था, किसी के पास मेरे तौर पे पट्टा ही नहीं है। ठीक है, आप जब भी देखोगे ना वो हमेशा बोलेंगे कि किसके पास पट्टा बन गया, किसके पास पट्टा नहीं बन गया। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पट्टा किसके पास है वो पूछेगा भाई श्याम सुंदर। ठीक है, हर कोई मना करेगा, बहुत कम ही लोग बोलेंगे हाँ मेरे पास है। 90% तो मैंने देखा कोई बोल ही नहीं पा रहा कि मेरे पास पट्टा है। ठीक है, ये एक्चुअल रियलिटी है। ठीक है, पॉवर्टी एंड एजुकेशन एंड अनएजुकेशन इलिटरेसी आर टू प्रूवन बेन टू देम। बिल्कुल ही इलिटरेसी है उनकी सोसाइटी में, गरीबी है। ठीक है, बिल्कुल ही अभिशाप इनकी सोसाइटी के लिए, क्योंकि इनकी वजह से ये ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ एफआरए इज नॉट प्रॉपर, वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलक्टेंस होता है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि उसकी ज्यादा जमीन ट्राइबल्स के हाथों में चले जाए, और ये मेजर कन्फ्लिक्ट है। और वाइल्ड लाइफ वाले क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाले देखते हैं कि एनिमल्स के लिए जगह कम पड़ जाएगी, वो उनका अपना इशू है, वो बताऊंगा आगे। तो एग्जीक्यूशन ऑफ एफआरए इज नॉट प्रॉपर। डॉक्यूमेंटेशन एंड सबमिशन ऑफ क्लेम्स टू अथॉरिटी इज अ बिग डिफिकल्टी फॉर ट्राइबल्स। ठीक है, इसमें एनजीओ मदद जरूर करते हैं, पर उनके स्तर पे बहुत मुश्किल है। एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एनजीओस मस्ट सपोर्ट ट्राइबल्स टू रेज क्लेम्स अंडर एफआरए। रियलाइजेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स नीड्स अवेयरनेस विच नीड्स कोऑपरेशन इन ट्राइबल कम्युनिटीज। और ट्राइबल कम्युनिटीज में भी कोऑपरेशन इतना पाया नहीं गया। क्यों यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं पाया गया, क्योंकि उनको अपने राइट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, और इन राइट्स को कैसे अचीव करना है ये भी नहीं पता है। इसमें एनजीओ का रोल बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ, अपना 8.2 है शायद। ठीक है, रोल ऑफ एनजीओ, तो उसमें आप ये डालना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस इन मनरेगा इज अ फार इशू। भाई एम्प्लॉयमेंट अलायंस ही नहीं मिलता मनरेगा में, खेती करके पैसा 6 महीना 4 महीने डिले होकर मिलता है, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता मनरेगा वाला कैसे मिलेगा। पीपल हु हैव वर्कड 5 years ago इन मनरेगा, 5 साल पहले जिन्होंने मनरेगा में काम किया था, इवन दोस पीपल हैवंट रिसीव्ड दियर अलायंसेस। तो ये कितना बड़ा इशू है, 5 साल पहले काम किया था, आज तक पैसा नहीं मिला है। ठीक है, और ये सब जो है रीइंफोर्स करता है ट्राइबल माइग्रेशन को। ठीक है, ये पढ़ा आपने, तो ये मैंने पूरी खड़गांव की केस स्टडी पढ़ाई। अब जाके आप लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 46, जो मैंने बोला सब रिलेट कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। मैं भी भारत में ये तो मैंने बहुत जल्दी पढ़ा दिया। ये मैंने आप लोगों को क्यों पढ़ाया कि मैं चाहता हूँ पीसीएस में आप ये सब लिख दें, इसमें से जो आपको लगे माइग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ट्राइबल इश्यूज हमारे लगभग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और भी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 2-4 वीडियोस बना देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।